नीटो में क्या है कि निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। क्या करना है, हिस्ट्री के लिए मैं मेरे ही नोट्स दे दूंगा। मेरे मैथ्स के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 आए थे। टीचर्स जो है वो आपको किस किस टीचर्स को आपको फॉलो करना है, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरे जो नोट्स है ना, ये मेरे पूरा का पूरा नोट्स मैंने बनाए हैं। एक एक रिवीजन करने के लिए एक ट्रिक है। तो मैंने जैसे मैथ्स के अंदर में 1-4 रूल बताया था ना, यहाँ पे आप 5-2 रूल लगाओ। एनालिसिस के लिए मैंने बनाई है मॉक एनालिसिस की एक्सेल सीट। हेलो गाइज, मेरा नाम वीरेंद्र जांगीड़ है और मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने पहले ही अटैम्प्ट के अंदर में क्लियर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। मैंने प्री के पहले 4 से 5 महीने दिए हैं। 4 से 5 महीने से पहले मैं पूरा ही अलग कंपनी के अंदर में था, खुद के स्टार्टअप के अंदर में था। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की और 4 से 5 महीने के अंदर में मैंने मैथ्स, रीजनिंग और बाकी जितनी भी आपके जीएस, जीके, इंग्लिश, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद में मैंने मेंस भी निकाला है और पहले अटेम्प्ट में मुझे मेरा ये सिलेक्शन भी हो गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जीएस, जीके के ऊपर में ये हमारा वीडियो रहने वाला है, स्ट्रेटजी के ऊपर में कि मैंने अपनी तैयारी जीएस, जीके के लिए पर्टिकुलरली कैसे की, ये मैं पूरा बताने वाला हूँ। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने गलतियाँ भी की होगी तो जीएस, जीके के अंदर में, जो कि क्या होता है कि लेटर ऑन जब आप प्रिपरेशन करते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये भी टीचर थे, मैं शुरू से इसको फॉलो कर सकता था। तो वो सब चीज़ें जो जो मुझे पता चला है और जो जो मैंने किया है इस सिलेक्शन को लेने के लिए जीएस और जीके के अंदर में, वो मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ तक है ना तो आपको ये पता होगा कि मेरे पिछले जो 2 स्ट्रेटजी के वीडियो रहे हैं, मैथ्स के ऊपर में और इंग्लिश के ऊपर में, वो दोनों वीडियोस 1-1 घंटे के आसपास के रहे हैं। ठीक है, 1-1 घंटे के आसपास में। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में मुझे सब कुछ बता दे, तो 5 से 10 मिनट में आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। मैं एक एक चीज़ को बारीकी से तोड़ के ही बताता हूँ। अगर आपने मैथ्स का और इंग्लिश का देखा है तो आपको पता ही होगा। इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपको जीएस और जीके के अंदर में इस वीडियो को देखने के बाद एक भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आपके पास में पहले से आप बहुत अच्छा नंबर लेके आ रहे हो, चाहे आप एकदम बिगनर हो, आपको एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगी। आपको पीवाईक्यू, सिलेबस, रिवीजन, मॉक का एनालिसिस, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपका करंट, आपका सब कुछ, स्टैटिक, चाहे आप बायोलॉजी, फिजिक्स, जितना भी जो जो चीज़ें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आपको बस पेशेंस रखना है और पेशेंस रखोगे तो आपको एक एक डिटेल आपको पता चल जाएगी। और एक चीज़, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि अगर आप इतना लंबा वीडियो देख रहे हो ना तो आपको सब कुछ लिख दो ना तो ज़्यादा बेटर है। वापस आप देखने नहीं वाले हो, सब भूल भी जाओगे। तो पेन और पेपर ले लो और लिखना स्टार्ट करो। मेरे मैथ्स के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 आए थे। तो मैं पहले ये वीडियो बनाने का नहीं सोच रहा था। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता भी हूँ, मेरे पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, तो मैं उसमें वो पढ़ा रहा था। तो उसके जो मेरा मैथ्स स्ट्रेटजी का जो वीडियो था, उस वीडियो के ऊपर मैं अभी तक लगभग 90 से, जो मेरे मेंस में 90 आउट ऑफ 90 मैथ्स के अंदर में आए हैं, उस वीडियो को 1 लाख, अभी लगभग 18,000 जनों ने देख लिया उस वीडियो को। 1 लाख और 18,000, जबकि ये चैनल अभी बहुत छोटा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तब भी इतना वायरल गया है। तो आप ये सोचिए कि जो मैंने बताया है वो कितना इफेक्टिव रहा होगा, तभी वो वीडियो की रीच गई है इतनी। तो ये मान के चलिए कि इस वीडियो को भी, जैसे इंग्लिश का वीडियो और मैथ्स का वीडियो को बहुत बेस्ट बनाया है, उसके कमेंट्स भी आप जाके पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ पता चल गया। तो उसी तरह से मैं इसको भी बताऊंगा। और उन वीडियोस को क्यों देखे थे सब लोग, लास्ट तक क्यों देखे थे, क्योंकि मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि क्या क्या टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में भी मैं सेम ही रखने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा, जो जो हो सकेगा ना, जिस टाइप का सवाल है सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है कि आपको क्या क्या तरह के जो डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँ। तो उन्होंने बहुत सारी लिस्ट भी दी थी, वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। देखिए, अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा, लेकिन अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपकी जो चीज़ें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में वो देखते हैं। मैं सिलेबस कवर करने वाला हूँ, मैं रिवीजन कवर करने वाला हूँ। सिलेबस में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, और रिवीजन के बाद में आपके जो टीचर्स हैं, जो आपको कौन कौन से टीचर्स मार्केट में हैं और कौन कौन से टीचर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो, आप 1-2 साल से कर रहे हो, तो आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है, बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी, रिसोर्सेज है वो आपको क्या क्या लेने हैं और क्या क्या सबको छोड़ देने हैं, आपको किस किस चक्कर में नहीं पढ़ना है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो रिसोर्सेज की बात होगी। उसके बाद मॉक को देखेंगे कि मॉक को आपको कैसे देना है, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। अब होता क्या है ना, जीएस और जीके मैथ्स जैसा नहीं है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आपके नंबर इतने रहते हैं कि कभी कभी आप पूरा सिलेबस भी कर लेते हो और आपके 5-10 नंबर ही आ रहे हैं, 12 नंबर 15 नंबर ही आ रहे हैं प्री के अंदर में, मेंस के अंदर में 15-20 नंबर ही आ रहे हैं मॉक के अंदर में। तो आप ये मान के चलो कि नंबर कैसे बढ़ाने हैं। मेरे जीएस जीके के अंदर में मार्क्स रहे हैं मेंस के अंदर में 41 आउट ऑफ 75। ठीक है, ये रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ मैं।
तो आप ये मान के चलिए कि जो जो मैंने किया है ना वो सब कुछ मैं बता दूंगा। तो ये आप देखो मार्क्स कैसे बढ़ाना है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, सवाल जीके जीएस में नहीं आते हैं हमें, तो भी हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि हमें आएगा तो ही पता चलेगा। कभी कभी हमारे दिमाग में रहता है यार ये है, हो सकता है, पढ़ा तो था। ऐसा ही होता है जीएस जीके में, 7 8 10 सवाल आपको आते हुए रहेंगे एग्जैक्ट, बाकी कुछ कुछ रहेंगे कि जो आपको गैस वर्क करना पड़ेगा, कि आपके दिमाग में लगेगा कि पढ़ा है, ये हो सकता है, ऐसा होता है। तो उसमें आपको कैसे क्या डील करना है, आपको ट्रिक्स, तुक्के भी होते हैं ना, तुक्के भी लगाते हैं, तो तुक्के भी किस तरह से लगाने हैं। तो कहने का मतलब है वो एक एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, रिवीजन, टीचर, सब कुछ। तो ये चीज़ रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि आप जब इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें तो नोट्स बनाते हुए चले। अब हम लोग एक एक पॉइंट्स के ऊपर में पूरा डीपली बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग सिलेबस के अंदर में। अगर आप बिगिनर है तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर में हम लोग को पूछा क्या क्या जाता है। मैं पहले प्री की बात करता हूँ। प्री के अंदर में और मेंस के अंदर में चीज़ें एकदम सेम ही रहती है। क्या पूछा जाता है, सब कुछ सेम ही पूछा जाता है। बस ये रहता है कि ज़्यादातर मेंस के अंदर में स्टेटमेंट बेस थोड़े से सवाल आ जाते हैं। स्टेटमेंट बेस मतलब कोई एक सवाल देगा और उसमें 3 4 स्टेटमेंट देगा और ऑप्शन रहेंगे कि कौन कौन सा सही है, 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3, ऐसे करके स्टेटमेंट बेस रहते हैं मेंस के अंदर में ज़्यादातर सवाल। और प्री के अंदर में आपके इतने स्टेटमेंट बेस नहीं आते हैं, 1 2 आ सकता है लेकिन इतने नहीं आते हैं। मेंस के अंदर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की। अब चलते हैं कौन कौन सी। देखो सिलेबस में आपका सबसे पहले रहेगा आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका रहेगा पॉलिटी। हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी। हिस्ट्री के अंदर में हम लोग देखेंगे तो एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों चीज़ रहेगा। तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। और उसके बाद के अंदर में एक चीज़ और देख लीजिए, मैं रिसर्च पूरा करके लेके आया 2-3 पेज का। तो एक चीज़ ताकि आपकी छूट न जाए, ठीक है। एक भी चीज़ ऐसा नहीं हो कि मैं बोलते वक्त छूट जाए मेरे चीज़ को। तो मैं सब कुछ लिख लिया हूँ एक एक चीज़, तो आपको बस देखते जाना है। देखिए ये तो आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। उसके बाद में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये आपका कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये जब हो जाता है उसके बाद होता है करंट होता है, करंट आपको करना ही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका हो गया। उसके बाद हाँ कंप्यूटर में क्या था कि प्री के अंदर में वैसे कंप्यूटर के सवाल नहीं आते थे, लेकिन इस बार आए थे 1-2 सवाल हर शिफ्ट के अंदर में आए थे। प्री के अंदर में बोल रहा हूँ मैं, मेंस में तो पूरा एक सवाल अलग आते ही है, तो लेकिन वो पूरा पेपर ही अलग हो जाता है उसका कंप्यूटर का। लेकिन इसके अंदर में क्या है कि 1-2 सवाल आए थे, तो आपको कंप्यूटर भी प्री के लिए भी आपको करके जाना है। तो ये आपका कंप्यूटर हो गया। उसके बाद में आपका स्टैटिक जीके, जिसके अंदर में आपका फिक्स जो आपके स्टैटिक जीके में क्या होता है कि जो आपको पहला प्रधानमंत्री हो गया, आपका फर्स्ट मुख्यमंत्री किसी स्टेट का कौन सा है, तो ये भी हो सकता है। छोटे छोटे जो स्टैटिक है, जैसे आपके फोक डांस हो गए, आप स्पोर्ट्स हो गए, तो इसे सब स्टैटिक में आते हैं, ठीक है। डांस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपका उसके स्टैटिक जीके के अंदर में। फिर करंट आपको मैं बता ही दे रहा हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई एक बार में लिस्ट कर दो। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। और उसके बाद में स्टैटिक जीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आपका जब मैं बताऊंगा कि बुक्स कौन सी लेनी है, उसकी जो टेबल रहेगी इंडेक्स, उस इंडेक्स के अंदर में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कौन कौन से आपको पढ़ने में वो भी बताऊंगा। स्टैटिक जीके हो गया, उसके बाद में करंट हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पूरी जीके के लिए पढ़नी है। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस के बाद में आपका सबसे पहले सिलेबस के बाद में आपके ऊपर में आते हैं कि हम लोग टीचर्स जो है वो आपको किस टीचर्स को आपको फॉलो करना है। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप जीएस जीके के देख रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर को सेलेक्ट करना। आपको इतने मार्केट में मिल जाएंगे ना टीचर कि आप करते ही रह जाओगे। हिस्ट्री कहीं से करोगे, पॉलिटी कहीं से करोगे, बहुत जगह घूमते रहोगे और फिर भी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो टीचर सेलेक्ट करना बहुत ही मेन चीज़ है। अब देखिए टीचर के लिए मैं आपको बहुत सीरियसली इसको थोड़ा लंबा करके बताता हूँ और डेप्थ में बताऊँगा कि क्या दिक्कत है और क्या कौन से टीचर है। देखिए 2 टीचर के मैं नाम लेता हूँ। पहले तो 2 तरह की स्टूडेंट है, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये मान के चलिए आप परमार सर को फॉलो कर लीजिए। परमार सर, ठीक है, परमार सर। अब मैं आपको थंबनेल वगैरह उनके चैनल के लगा दूंगा। अगर आप एकदम ही बिगिनर कर रहे हैं तो आप परमार सर को भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो परमार सर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको उन्हीं को फॉलो करना है। अब चलते हैं दूसरा हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए दिक्कत क्या है कि परमार सर है ना ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश मीडियम की तरफ पढ़ाते, मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। और नोट्स वगैरह थोड़ा हिंदी में दे देते हैं, लेकिन पढ़ाते इंग्लिश में हैं। बहुत कम हिंदी बोलते हैं। आप ये मान के चलिए 70-30 का रेशियो रहता है। 70% वो इंग्लिश में ही बोलते हैं, नोट्स भी इंग्लिश में चल रहे होते हैं। 30% जो है वो हिंदी बोलते हैं बीच में, ठीक है। कभी कभी उनको जब याद आता है तो कहने का मतलब हिंदी मीडियम वालों को उनसे पढ़ने में मज़ा तो आता है, लेकिन बस वो है कि वो समझ नहीं आता है बहुत जल्दी। अगर किसी को इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर साइड में है तो जीएस जीके परमार सर से करने में उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी परमार सर इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक सर है नवीन सर,
ठीक है। RWA जो चैनल है RWA, तो RWA चैनल के ऊपर में एक है नवीन सर, तो मैं यहाँ पे उनका लगा दूंगा आप फोटो वगैरह भी, तो आप नवीन सर जो है, नवीन सर को आप फॉलो कर सकते हैं। नवीन सर को अगर आप फॉलो कर लेंगे, जो वो हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश वो नहीं पढ़ाते, तो हिंदी मीडियम के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो नवीन सर, और अगर आप आपके इंग्लिश मीडियम के हैं तो परमार सर। 2 टीचर, तीसरा टीचर का नहीं सोचना है, ठीक है। 2 टीचर आपके लिए सफिशिएंट है, ये 2 बहुत है। मैं और भी अलग अलग चीज़ों के लिए और भी बताऊंगा मैं डेप्थ में, लेकिन ये 2 मान लीजिए कि मेन टीचर यही 2 है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे इंग्लिश में जीके समझ आ जाता है, तो फिर आप परमार सर को ही फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वो एसएससी के लिए पूरा करवा देंगे, क्योंकि आपके नवीन सर है ना, तो और भी चीज़ें करवाते हैं, और भी डिफरेंट फील्ड के अंदर में करवाते हैं। तो एसएससी के अंदर में मेनली परमार सर को ही फॉलो कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके ये 2 चीज़ें। अब थोड़ा चीज़ ये करते हैं कि देखिए, मैं मेरा थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने किस किस से किया था। देखिए, मैं सब शुरू किया था ना, तो मैंने कोई परमार सर नहीं जानता था। मैं परमार सर को जानने लगा था मेंस, जब मेरा प्री हो गया था ना, कंप्लीट हो गया था प्री, तब मैं परमार सर को जानने लगा था। ये आप ध्यान रखिए, परमार सर को तब मैं जानने लगा था कि हाँ कोई परमार सर है। फिर मैंने किया था बहुत कुछ, वो मैं बताऊंगा आगे। तो ये चीज़ है, तो आप ये समझिए कि मैंने किससे पहले किया है। इससे पहले परमार सर के आने से पहले जो मेरा प्री हुआ है, उससे पहले मैंने क्या क्या चीज़ें की है। मैंने की है वन शॉट से, ठीक है। सारे लेक्चर मैंने किए हैं वन शॉट से, एक एक लेक्चर करके मैं नहीं गया था। मैं क्या किया था, एक चीज़ समझ लीजिए कि जीएस जीके में अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपको मार्क्स लेके आना है, तो आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। सिलेबस आपका खत्म होना ही चाहिए। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है ना, आप ये मान लीजिए कि आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं, ठीक है, आप सेलेक्ट होंगे ही नहीं, ये मान के चलिए। अगर आपके जीएस जीके के अंदर में सिलेबस खत्म नहीं है, सिलेबस खत्म करने का मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी को नहीं छोड़ना है। होता क्या है, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी को छोड़ देते हैं। अगर आप प्री तो निकाल देंगे, फिर मेंस नहीं निकलेगा। इकोनॉमिक्स छोड़ देंगे, बायोलॉजी छोड़ देंगे, तो मेंस नहीं निकलने वाला है, ये मान के चलिए। तो आपको सिलेबस पूरा खत्म करना ही है, ठीक है। तो ये मान लो। अब क्या है कि सिलेबस मैंने कैसे खत्म किया था, मैंने किया था वन शॉट से। सबसे पहले जब प्री के पहले वन शॉट में क्या है, एक राघव सर है, फिनिक्स एकेडमी के राघव सर है। राघव सर की मैराथन है 12-12 घंटे की, जिसमें क्या हुआ, एक हिस्ट्री का मैराथन है 12 घंटे का, पूरा एक बार लगातार के अंदर 12 घंटे का एक हिस्ट्री का मैराथन है। उसका थंबनेल में यहाँ लगा दूंगा। तो हिस्ट्री का जो मैराथन है 12 घंटे का, उसके अंदर में उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी करवा रखी है 12 घंटे के अंदर में। एंशिएंट ये बोल रहा हूँ मैं, मीडिएवल नहीं बोल रहा हूँ, एंशिएंट। मीडिएवल बहुत सबसे छोटा जो पोर्शन है वो है मीडिएवल हिस्ट्री का। मैं एक एक करके बताता हूँ। अब आपको कहाँ से कैसे कैसे करना है, मैं कैसे किया था वो बताऊंगा, फिर लास्ट में बताऊंगा। परमार सर और अभी नवीन सर तो है ही। अगर आपको पूरा अभी सिलेबस वगैरह करने हैं तो वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये देखो एक वन शॉट है, आप इसको कर सकते हो। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री करनी है तो आप इस प्ले लिस्ट को कर सकते हो, आप इसको वन शॉट को कर सकते हो 12 घंटे का। तो एंशिएंट हो गई। मीडिएवल के लिए आपको 2-2, 3-3 घंटे के वन शॉट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आप कोई भी एक वन शॉट को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक थंबनेल लगा दूंगा जो मैंने किया था वन शॉट, उसके नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। तो वो वन शॉट आप देख सकते हो। तीसरा चीज़ आता है, ये आपका वन शॉट का मीडिएवल हो गया। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री। एक चीज़ ध्यान रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में बहुत ही बेस्ट मुझे एक टीचर लगे थे, बहुत बेस्ट। वो शायद यूपीएससी के टीचर थे, या आपके बिहार जो बीपीएससी उनको भी पढ़ाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में ये आपका जो उनके टीचर का नाम क्या था, ये आपका एजुटेरिया के जो चैनल है उसके ऊपर में आपका प्रवीण सर है। प्रवीण सर, उनके 5 साल पहले एक प्लेलिस्ट आई थी। आप ये मान लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं ना, वो प्लेलिस्ट में उनको आप लैंग्वेज जो उनकी भाषा समझोगे ना, वो एकदम विकास देवी कीर्ति सर जैसे हैं। विकास देवी कीर्ति सर को जानते होंगे ना, तो उनकी जो भाषा होती है ना मधुर वाली, तो मधुर भाषा, और एकदम बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको उनसे पढ़ के। मॉडर्न हिस्ट्री को एक एक लेक्चर, उनके 37 लेक्चर है आधे घंटे के, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधे घंटे के 16 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा मॉडर्न। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में आप ये मान लीजिए कि अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेंगे ना, वो आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है, बहुत पसंद आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी के अंदर में बोलते हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। पुराने हैं, बोर्ड के ऊपर लिख लिख के बताए हैं, बहुत अच्छा है लेकिन, ठीक है। तो आपको वो मान लीजिए। तो ये तो आपको गेम जो मैंने किया था आपका ये। उसके बाद में पॉलिटी के अंदर में राघव सर की एक और प्लेलिस्ट है 12 घंटे की। मेरा मतलब ये प्लेलिस्ट क्या, सॉरी, वन शॉट है 12 घंटे की, तो वो आप देख लीजिए। वो पूरा का पूरा राघव सर का, आपको पॉलिटी खत्म हो जाएगी, पूरी A to Z पॉलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटी हो गया। उसके बाद में जियोग्राफी तो मैंने इधर उधर लेक्चर से किया था शुरू के अंदर में। अच्छे से जियोग्राफी आपको करनी है तो फिर आप परमार सर को फॉलो कर लीजिए। आपको परमार सर पे ये सभी चीज़ें हो जाएगी आपको अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से अगर आपको करनी है परमार सर से आप कर लीजिए। मैं अलग अलग वन शॉट्स इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के पास टाइम नहीं है अगर आपका एक एक लेक्चर देखने का, तो आप वन शॉट्स देख लीजिए। परमार सर के जो वन शॉट्स है ना, 2-2, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के मैंने देखे हैं, तो परमार सर के वन शॉट्स इतने डेप्थ में नहीं है,
वन शॉट्स करके आपको लगेगा कहीं कहीं पे कि यार नहीं वो वन शॉट के अंदर में तेज़ी से अब हिस्ट्री 2-3 घंटे में क्या ही खत्म हो जाएगी, नहीं होने वाली है हिस्ट्री, तो 2-3 घंटे में, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री 3 घंटे 4 घंटे में नहीं होगी खत्म। तो कहने का मतलब अगर आपको थोड़ा ढंग से ही करना है और अगर आपने पहले सिलेबस किया ही नहीं है, वन शॉट से करना है, तो थोड़ी डेप्थ में वन शॉट हो, तो थोड़ा लंबा वन शॉट हो, तो थोड़ा अच्छे से हो जाए। तो मैं जो ये वन शॉट 12-12 घंटे के बता रहा हूँ ना, ये देखिए, इसको पढ़ करने के बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कुछ छूट गया। प्रॉब्लम वहाँ है कि छूट गया नहीं लगेगा। वन शॉट का मतलब छूटना वर्ड नहीं, आपको वो पूरा का पूरा डेप्थ में बताया, लेकिन वन शॉट में बताया, ठीक है। तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद में अब हमारे टीचर्स हो गए। टीचर्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब एक सवाल यह है कि मैंने क्या नोट्स बनाए हैं या फिर मैंने ना कहीं से कोई बुक वगैरह ले ली है। नोट्स, ये मानिए कि मैं आपको एक एक करके अब चीज़ें दिखाना भी स्टार्ट करूँगा, तो आपको एकदम बने हुए रहना है और आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको डेप्थ में ही सुनना है तब तो इस वीडियो को देखना है। अगर आपको चाहिए कि यार बहुत जल्दी जल्दी चाहिए तो 5-10 मिनट वाले में ये वीडियो रहने वाले नहीं है, तो आपने इस वीडियो को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरे जो नोट्स है ना, ये मेरे पूरा का पूरा नोट्स मैंने बनाए हैं एक एक। इसमें हिस्ट्री पूरी बनाई है, पॉलिटी भी बनाई हुई है और इसमें जियोग्राफी भी बनाई हुई है। एक मान के चलिए कि हिस्ट्री के अंदर में मैंने इतना मस्त लिखा हुआ है नोट्स, इतना बढ़िया लिखा हुआ है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप, मैं इस वीडियो के अंदर में ये लाइन बोल रहा हूँ वापस, इस वीडियो के अंदर में कोई भी जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ जो मेरे नोट्स के रिलेटेड है, जो भी आपके नोट्स के रिलेटेड रहेगा या फिर मेरे पास लिखा हुआ मेरा हाथ से रहेगा, ट्रिक्स वगैरह लिखी हुई है, मैं बताऊंगा, बहुत कुछ है मेरे पास में। तो वो अगर आपको सब कुछ चाहिए तो पहले तो ये वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको फाइल सेक्शन के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा। फाइल सेक्शन के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा। बार बार मत लिखना कि कहाँ है सर ग्रुप के अंदर में, क्योंकि फिर बार बार वही रिपीट मैसेज हो जाता है। डायरेक्ट जाना ग्रुप में और फाइल सेक्शन के अंदर में जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगी सब कुछ। PDF मैं बना के डाल दूंगा, अभी तक डाला हुआ नहीं है लेकिन मैं बना के शाम तक डाल दूंगा। ये वीडियो जब आएगा उसके शाम तक आप मान लीजिए कि आराम से डाल जाएगा। हो गया, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, हिस्ट्री के नोट्स आप ये मान के चलिए किसी के भी नहीं पढ़ने हैं। आप इस मेरे जो लिखे हुए ना वो पढ़ लोगे ना, आपका हिस्ट्री बेस्ट हो जाएगा। मैंने सबके देख लिए हैं, हिस्ट्री के अंदर में मेरा बहुत अच्छा है। पॉलिटी में आपका मैं बताऊंगा आगे। तो अब मैं थोड़ा आपको सजेस्ट कर देता हूं कि आपको बुक्स वगैरह कौन सी लेनी है। अब देखो, टीचर के अंदर में मैंने क्या क्या बताया। टीचर के अंदर में एक और टीचर का नाम ले लेता हूँ। मैंने बहुत सारे टीचर का नाम ले लिया। परमार सर ले चुका हूँ मैं। परमार सर के बाद में मैंने ये भी ले लिया है आपके नवीन सर का नाम। उसके बाद में अगर वन शॉट करना है तो राघव सर के 2 वन शॉट हो गए, पॉलिटी के और आपके एंशिएंट के। उसके बाद में एक प्लेलिस्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री की, जो आपके एजुटेरिया के प्रवीण सर हैं उनकी है, वो आप कर सकते हो। करंट, अब करंट बचता है। करंट के लिए एक सर है कुमार गौरव सर, ठीक है, उत्कर्ष एकेडमी के। तो उत्कर्ष एकेडमी के जो कुमार गौरव सर है बहुत फेमस है, तो कुमार गौरव सर है वो, उनसे आप कर सकते हो। लेकिन वो क्या करते हैं कि डेली है ना अपनी क्लास लेके आते हैं सुबह 6 बजे। वो नहीं करनी है। आप UPSC के स्टूडेंट नहीं है, आप SSC के स्टूडेंट है, तो आपको डेली वाली नहीं करनी है। आपको वीकली या फिर मंथली, वीकली GK करना है या फिर मंथली GK करना है। GK में पहली बात तो एक चीज़ समझिए कि अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है तो आपको GK करना ही नहीं है। करंट करना ही नहीं है। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है ना तो आपको करंट करना ही नहीं है। एक जीरो लेक्चर, आपको कुछ नहीं देखना है करंट के अंदर में, अगर आपका ये सिलेबस हिस्ट्री पॉलिटी ये सब खत्म नहीं है, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल नहीं आता है तो फिर आप करंट पढ़ के क्या उखाड़ लोगे। तो कहने का मतलब आपको पूरा का पूरा वो पढ़ना है पहले सिलेबस, उसके बाद में करंट का सोचना है। क्योंकि करंट कहाँ से क्या सवाल पूछता है ऐसे किसी को समझ ही नहीं आता है, सब लक बेस है। आपका सवाल 3-3 साल पहले, 5-5, 15-15, 20-20 साल पहले के करंट आ रहे हैं, तो ऐसे आ जाते हैं। तो आप करंट पे भरोसा करना ही नहीं है। करंट तो तब पढ़ना है जब एग्जाम आए ना उसके 15 दिन पहले, उसके पहले करंट आपको पढ़ना ही नहीं है। ये बहुत अच्छा टिप है। वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, तो आप अगर AIR के अंदर में AIR टॉप 100 में लेके आना चाह रहे हो तो फिर तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलिए सिलेक्शन के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। आपको रोजाना करंट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही नहीं, आपको खुद समझ नहीं आएगा मैंने इतना पढ़ लिया और वो सवाल पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। 25 साल पहले की करंट क्या होती है, वो करंट है या हिस्ट्री है, यही समझ नहीं आता है। तो आपको करंट के अंदर कुमार गौरव सर का कोई मंथली आता है, जैसे नवंबर देख लिया, दिसंबर देख लिया, जनवरी देख लिया, पूरा एक साथ ऐसे देखा करो, आपको थोड़ा बहुत अपडेट रह जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि बुक्स हमें कौन कौन सी लेनी है, बुक्स हमें कौन कौन सी कैरी करनी है। तो अगर आपको बुक्स की बात है ना, बुक्स के अंदर में देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। बुक्स के अंदर में अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको जो मेरे पास में ये बुक्स है, परमार सर की बुक्स है, जो अभी नोट्स आए हैं, ये परमार सर की 2 बुक्स हैं, ठीक है। एक तो ये बुक है जिसके अंदर में ये पांचों चीज़ें आपकी एक साथ है। कौन कौन सी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और उसके बाद में आपकी इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। तो इसकी ये पूरी एक बुक है। और उसके बाद में ये आपकी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ये छोटी सी पतली सी, ठीक है, ये है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको परमार सर को आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप परमार सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं।
हिंदी मीडियम वालों को एक दिक्कत है कि वो इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए आपका दिक्कत है। तो इसके सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन क्या है, वो इंग्लिश में भले ही बोले, हिंदी में थोड़ा बहुत आपको समझ में सब आ जाता है, लेकिन आपका लिखने में इश्यू हो जाता है। तो ये नोट्स ले लो, इस नोट्स को लेने के बाद आप परमार सर के लेक्चर देखो, आपको ये नोट्स को साथ में रखो ना, आपको सब समझ में आएगा। फिर आपको इतना टेंशन नहीं होगा कि इंग्लिश में है उसको हिंदी ट्रांसलेट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे सब हिंदी में लिखा हुआ है, वो पढ़ाता पहले इंग्लिश में पढ़ाएं और थोड़ा बहुत हिंदी में बोले तो भी चलेगा, आपको समझ में आ जाएगी सब कुछ चीज़ें। तो ये नोट्स ले सकते हो हिंदी मीडियम वाले हो। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परमार सर के सबकी अलग अलग है, हिस्ट्री की थोड़ी अलग है, ऐसी पतली 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 6-7 बुक है एक साथ, तो वो आप ले सकते हो इंग्लिश मीडियम के। तो इंग्लिश मीडियम को तो परमार सर से ही करना है, ये मान के चलो। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो परमार सर से ही करना है, और हिंदी मीडियम वाले हो तो नवीन सर को आप फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर परमार सर को ही करना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, परमार सर का आप लेक्चर देखो और आपका ये नोट्स ले लो, इसके अंदर में हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये नोट्स कितने अच्छे हैं वो थोड़ा बता देता हूँ आपको। सबसे अच्छा मेरे को इसके अंदर में ये लगा है कि यहाँ पे स्पेस है, देखो ये देख रहे हो कितना अच्छा स्पेस है। अगर आप बाद में कभी कुछ देखोगे ना नया चीज़ें, तो आपको कहीं भी ऐड करने के लिए यहाँ पे ना बहुत सारी जगह है, आप कहीं भी नोट्स को ऐड कर सकते हो, अपने नोट्स को ऐड कर सकते हो। तो आप है ना यहाँ पे स्पेस बहुत सारा है, तो आपको नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ होगी कि परमार सर का ये 2 ले लेना है। ये तो आपके किसके लिए, सिलेबस के लिए, ये सिलेबस के लिए हो गई। उसके बाद पीवाईक्यूज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पीवाईक्यूज़ के लिए 2 बुक आती है। एक ये तो ये आती है किरण की, एक आती है पिनेकल की। मेरे पास पिनेकल भी थी लेकिन थोड़ा गुम गया वो पिनेकल की बुक, ट्रेन के अंदर में छूट गया था, कहीं गया था तो गलती से गुम गया। तो वो पिनेकल का मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि पिनेकल लेनी है कि जीके लेनी है, मतलब ये आपके किरण की लेनी है, पिनेकल की लेनी है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, थोड़ा समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरण के अंदर में इश्यू क्या है, किरण के अंदर में ये सवाल है, सवाल के लास्ट में है ना, सब 100 सवाल मान लो 500 सवाल हो गए, 500 सवाल के लास्ट में है ना ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, एकदम लास्ट पेज पे 500 के 500 का एक्सप्लेनेशन है। अच्छा है, एक्सप्लेनेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें मैथ्स होता है ना तो नीचे हिंट दिख जाता है, तो फिर हमें इश्यू होता है, सॉल्व करते हैं तो हमें हिंट दिख गया तो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मैथ्स के अंदर में क्या होता है, सवाल के नीचे आंसर नहीं लिखे होने चाहिए, लास्ट में ही लिखे हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है। जीके में अगर कोई भी सवाल आ रहा है ना तो जीके में अगर आंसर नीचे लिखा हुआ है ना, जस्ट सवाल है, सवाल के नीचे आंसर लिखा है, तो ये आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। आपको ना ये पत्ते पलटने में टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, पत्ते पलटने में टाइम पास नहीं होगा, लेकिन किरण में यहाँ पे टाइम पास हो जाता है इस चीज़ को लेके, ठीक है। मेरे को, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को इश्यू लगा, मैं दोनों लिया हूँ, लेकिन पिनेकल भी था ये भी था। पिनेकल में एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को पर्सनली लगी कि सवाल है, सवाल के नीचे ही आंसर है, सवाल है, सवाल के नीचे ही आंसर, तो आपको ये है ना वो नोट्स वाला फीलिंग आता है, समझ रहे हो, नोट्स वाला फीलिंग आता है। कैसा आता है कि सवाल पढ़ा, अपना गैस वर्क कर लिया और जैसे ही देखा नीचे आंसर दिख गया, और दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई टेस्ट थोड़ी देना है वहाँ, तो हमें करते जाना है। ये सबसे ज़्यादा खास, पत्ते पलटना नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है। दूसरा फायदा क्या है, एग्जाम जब आएगा ना, तो एग्जाम के आएगा तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होगी ना, तो आप ऐसे लेके बैठोगे सीधा, और सीधा लेके बैठोगे और पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, सॉल्व करना भी नहीं, फिर पढ़ना है, तो सब सवाल पढ़ना, बहुत तेज़ी से पढ़ पाओगे। फास्ट अगर रिवीजन करना होगा तो पिनेकल आपको ये जीएस जीके में बहुत काम आएगा एक साथ। तो आप ना मेरे हिसाब से पिनेकल ले लो तो ज़्यादा बेटर है, अगर लेना ही है तो फिर पिनेकल ले लेना। किरण को मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा है इस मामले में। बाकी कंटेंट तो सेम ही है, पीवाईक्यू सवाल तो सब सेम ही है, बस पोजीशन ऑफ द आंसर ये अलग अलग है, इसमें सवाल के नीचे, इसमें लास्ट में। समझ गए, ये फ़ायदा और नुकसान मेरे को लगा है। आपको अगर फिर भी किरण को लग रहा है कि लास्ट में ही होना चाहिए तो फिर आप किरण को ले लीजिए। तो ये आपका हो गया पीवाईक्यू। तो मैंने देख क्या बताया, एक तो क्लास नोट्स बता दिया, उसके बाद में मैंने ये बता दिया पीवाईक्यूज़। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ करंट के लिए। करंट के लिए आपकी 2 तरह की चीज़ है, एक आती है आपकी ये वार्षिक अंक, ठीक है, ये आती है वार्षिक अंक, ठीक है। ये वार्षिक अंक किस कंपनी की है, स्पीडी की। तो स्पीडी की ये जो वार्षिक अंक आते हैं ना, वार्षिक अंक को आप है ना ये ले सकते हो, ये 6-6 महीने की भी आती है, 1 साल की भी आती है, तो 6 महीने वाली भी आप ले सकते हो। उसके बाद में एक ये कुमार गौरव सर की ये भी आती है, ठीक है, कुमार अर्धवार्षिकी करके आती है अलग अलग। तो पहले ये देखते हैं कि आपको करंट है ना कितना करना है। वैसे तो छोड़ देना है अगर आपके सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर कर ही रहे हो तो फिर आपको कहाँ तक बता रहा हूँ, कम से कम साल से 1.5 साल, एग्जाम होने के समय से 1.5 साल। जैसे अभी हमारा जुलाई के अंदर में एग्जाम होगा ना, तो आप ये मान लो कि 2024 के 1 तारीख से लगाकर जनवरी 2024 से लगाकर फिर जुलाई 2025 तक, ये 1.5 साल का आपको करंट तो कम से कम करना पड़ेगा। तभी जाके ये 2-4 सवाल है कुछ, वो भी पूरा करने के बाद भी शायद हो जाए आपसे, ठीक है। तो आपको ये मान लो कि 1.5 साल आप मान के चलो, और 1.5 साल नहीं, वो 5-5 साल पहले के भी पूछ लेते हैं, ये भी मैं आप डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है एसएससी का,
ठीक है, आपका ये करंट के अंदर में कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेती है। तो अब ये तो हो गया आपका करंट। करंट के बाद में आता है हिस्ट्री नोट्स जो मेरे हैं। अब मैं थोड़ा बताता हूँ इस परमार सर का, अच्छे से सुनना ये बात। परमार सर जो है, परमार सर की मैंने ये बुक है ना बहुत पढ़ी है। ये मैंने ना मेंस के 1 महीने पहले मंगवाई थी, और मैंने मेंस के 1 महीने पहले मंगवा के भी 3 बार मैंने इस पूरी बुक को ना कर लिया। 3 बार इस पूरी बुक को मेंस के पहले मैंने मंगवाई थी 1 महीने पहले, और इसमें मैंने 3 बार कर लिया इस बुक को। इसमें मैंने क्या क्या किया, मैंने इसमें से 2 चीज़ की। ये मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह कैसे की मैं एक एक डेप्थ में बताऊंगा। मैंने इसमें से 2 चीज़ की है। 2 क्या की, एक तो मैंने पॉलिटी की, ठीक है, और उसके बाद में मैंने जियोग्राफी की। मेरे खुद के भी नोट्स थे, लेकिन मेरे को लगे कि यार कहीं कहीं पे गैप है, कुछ कुछ छूट गया मैं करने में। मैं खुद से गया था ना, तो यूट्यूब से लेक्चर देख देख के मेरे को कहीं कहीं पे लगता था कि यार वो जाली हो गई है जहाँ से पानी निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया है। कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं, मेरे को लगता है यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पूरे जियोग्राफी हो गई लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ से मैंने किया, तो फिर मेरे को फुलफिलमेंट का एहसास हुआ कि हाँ अब सब कुछ हो गया है। सवाल आते थे तो मुझे लगता था कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं होता था, आए नहीं आए वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, ये वाला फीलिंग नहीं आता था जब इसको पढ़ लिया तो। लेकिन इसकी हिस्ट्री जब मैंने देखी ना, इस नोट्स की हिस्ट्री, इतना मेरे को नहीं लगा इंप्रेसिव जितना मेरे खुद के नोट्स है। सर रियल में जो बता रहा हूँ, तो परमार से क्या अच्छे नोट्स होते हैं, लेकिन हिस्ट्री इसमें जो लिखी हुई है मेरे को ऐसा लगा कि बहुत शॉर्ट में किया हुआ है। कम से हिंदी मीडियम का बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स में शायद हो सकता है बहुत डेप्थ में लिखा हो, लेकिन हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री के लिए मैं मेरे ही नोट्स दे दूंगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं रियल में बता रहा हूँ, है अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने बहुत लिखे हैं उस नोट्स को। तो मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा। ये आप हिस्ट्री के नोट्स देखोगे ना मेरे, तो हिस्ट्री के नोट्स ही बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये हिस्ट्री के नोट्स है, लेकिन हिस्ट्री है ना पूरी तीनों एक एक लाइन मैंने लिखी हुई है हिंदी के अंदर में। तो वो हिस्ट्री के नोट्स है ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, फिर आप खुद ही कंपेयर कर लेना इस बुक के अंदर में जो हिस्ट्री लिखी हुई है और इसके अंदर में लिखी हुई है, तो बहुत लगेगा आपको, समझ में आ जाएगा कि इसके मेरे नोट्स में हिस्ट्री कम से कम मैंने बहुत अच्छी लिखी हुई है, बाकी अच्छी नहीं है, बाकी इसके अंदर में अच्छी है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो आगे। और उसके बाद में आपका हो गया माई हिस्ट्री नोट्स। उसके बाद में आता है एक और चीज़ बताता हूँ। तो मैंने क्या क्या बुक्स बता दी है, एक तो पढ़ने के लिए मैंने बता दी है, जो आपके सिलेबस के लिए, ये परमार सर वाली। PYQs मैंने बता दी है, करंट के लिए मैंने बता दी है, हिस्ट्री के लिए मैंने मेरे नोट्स बता दिए हैं। उसके बाद में माइंड मैप्स बताता हूँ आपको। माइंड मैप्स क्या है, परमार सर के ना कुछ माइंड मैप्स आते हैं। माइंड मैप्स का मतलब क्या है, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए कुछ ऐसे माइंड मैप होते हैं। ऐसे ये माइंड मैप है, ये माइंड मैप के मैंने प्रिंट करवा रखे हैं। माइंड मैप का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका पहला चैप्टर है कोशिका, सेल चैप्टर है। सेल चैप्टर का ये पूरा देखो इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है, ये पूरा जैसे सेल चैप्टर ना पूरा इसी में खत्म हो गया। ये सेल है, सेल के अंदर में ये होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लाइसोसोम और ये सब टॉपिक लिखे हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरी लिखी हुई है। तो ऐसे करके पूरी की पूरी 10 पेज के अंदर में, 10 पेज के अंदर में जैसे ये हो गए, ये पूरी की पूरी बायो हो गई, समझ गए ना, बायो हो गई, ठीक है। तो इस तरह से माइंड मैप ले लेना है। ये ना लास्ट मोमेंट के अंदर में रिवीजन के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो माइंड मैप आपको ले लेना है। अब माइंड मैप पर मैं आपको थोड़ा सा चलता हूँ कि अब आपको एक एक सब्जेक्ट कैसे पूरी करनी है वो थोड़ा बताता हूँ आपको। अब मैं ना बहुत डेप्थ के अंदर में जाऊँगा, तो आप पेशेंस इज द की। मैं क्यों नहीं टाइम का टेंशन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने क्या कहा है, पहले वीडियो के अंदर मैंने बोल रहा था कि भाई यार मैं शॉर्ट में बनाऊँ कि 10-10 मिनट का बनाऊँ कि ये बनाऊँ। बोले एक ही वीडियो बनाना है, लेकिन डेप्थ में बनाना है। हम 2 घंटे का होंगे तो भी देखेंगे। तो मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ अब मेरी नज़र टाइम पे नहीं जा रही है। अब मेरी नज़र सिर्फ जा रही है कि क्या क्या मैं लेके आया हूँ रिसर्च करके, वो मैं सब बता दूँ आपको। अब सुन लो, तो ये आपकी चीज़ें हो गई, ये रिसोर्सेज हो गए आपके। अब चलते हैं हम लोग, ये बुक्स टू कैरी मैंने बता दिया, अब मैंने सिलेबस भी मैंने बता दिया। अब सिलेबस को पढ़ना कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में हो गई है। अब चलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको क्या करना है, अब पहले पढ़ने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो और अगर आप बेसिक पे हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप 2025 टारगेट कर रहे हो और अगर आप एकदम जीरो लेवल पे हो, अगर आप 2025 टारगेट कर रहे हो और अगर आप जीरो लेवल पे हो, तो फिर आपको जो है ना 1 शॉट्स करना है, कोर्स नहीं लेना है। क्योंकि आप जीरो से कोर्स लेके आप एक एक लेक्चर करना स्टार्ट करोगे ना, आप 2025 से पहले खत्म ही नहीं कर पाओगे उसको। तो आपको फिर कोर्स नहीं लेना है, या तो 2026 टारगेट कर लो, नहीं तो 2025 ही कर रहे हो तो फिर आप 1 शॉट्स करो। 1 शॉट्स मैंने बता दी है 2-3 चीज़ें, बाकी थोड़ा बहुत आप मेहनत करना, आपको कोई अच्छे 1 शॉट्स मिल जाएंगे। 1 शॉट से करो। परमार सर के खुद के 1 शॉट्स भी है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो 5-5, 6-6 घंटे के जियोग्राफी के भी 1 शॉट्स है, वो देख लेना, आपको वो भी सफिशिएंट लगेगा, ठीक है। तो 2-2, 3-3 घंटे के जो 1 शॉट्स है, फिर वो तो छूटा हुआ टॉपिक फिर महसूस होगा, लेकिन कम से कम ये देख सकते हो। 1 शॉट्स करो। जैसे ही आप 1 शॉट्स कर लो ना, मैं 2025 के लिए बता रहा हूँ। अगर कोर्स कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो पूरा कोर्स ले लिया है और कर भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आधा कर लिया तो भी अच्छी बात है, आप कर लोगे पूरा। तो लेकिन एकदम जीरो पे हो तो नहीं करोगे,
अब क्या करो, वन शॉट्स देख लो। वन शॉट्स देखने के बाद में क्या करो, ये पकड़ो नोट्स, इस नोट्स को ना पढ़ना स्टार्ट करो और रोजाना के 30 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। रोजाना के 30 पेज पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं, क्योंकि ये इसमें 500 पेज है। फिर आप पढ़ोगे 30 से 500 को डिवाइड भी कर लो ना, तो भी 20 आपके 3 दूना 6 आपके बहुत टाइम लग जाएगा, समझ गए ना। तो भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 15 आपको 20 दिन तो ये मान लो ये एक बार खत्म होने में लग जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपका एक बार आपको खत्म करने में लगेगा। तो फिर आपको 30 पेज रोजाना पढ़ने हैं। इसको आप ये मान के चलो, अपने लेक्चर की स्पीड से इसको मत करो। मेरा एक ट्रू सजेशन है ये चीज़ का। लेक्चर क्या होता है, लेक्चर को इस करने में ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको रिवीजन करो ना आप अपने स्पीड से करो, क्योंकि इसमें कोई गणित थोड़ी है कि आपको समझ नहीं आएगी। आपको कोई गणित नहीं है ना कि समझ नहीं आएगी। वन शॉट्स अगर आप कर लोगे ना, तो आप उसके बाद तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगी। स्टोरी तो है, स्टोरी समझोगे तो आपको है, बाकी तो लिखा हुआ भी समझ में आ जाता है। हर चीज़ को लेक्चर से करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिटी को क्या ही आप करोगे लेक्चर देख देख के, आपको सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ तो लिखा हुआ है, थ्योरी तो है, थ्योरी पढ़ते रहो। तो आप एक बार पढ़ोगे तो कम समझ आएगा, लेकिन 2 से तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा कि असली में हो क्या रहा है, सब समझ में आ जाएगा। तो आप इसको स्पीड अलग रखो। लेक्चर की स्पीड भले ही धीरे जा रही है, वो आपको करते रहो साथ में, लेकिन इसकी स्पीड रोजाना के 30 पेज के टारगेट बना दो कि ये खत्म करूंगा 20 दिन के अंदर खत्म। और 20 दिन के बाद में दूसरी बार जब खत्म करोगे तो 10 दिन लगेगा, और तीसरी बार में तो 5-5 दिन के अंदर में खत्म करोगे। मैंने मेंस के अंदर में जब एग्जाम था ना, मेरा 20 तारीख की शिफ्ट में एग्जाम था, तो 19 तारीख की शिफ्ट में मैंने सुबह ही 100 पेज तो पॉलिटी खत्म कर दिया। सुबह 8 बजे तक तो मेरा ये इसमें जियोग्राफी है 150 पेज की, मैंने सुबह 8 बजे तक तो 150 पेज कर लिया। 19 तारीख को बता रहा हूँ, 150 पेज खत्म कर लिया। फिर उसके बाद मैं ये 8 बजे के बाद में लगभग 11 बजे थी, तब तक मैंने पॉलिटी के 100 पेज पढ़ लिए। तो ऐसे कर करके रिवाइज मैंने, बहुत स्पीड था उसको में, तो बहुत स्पीड के अंदर में मैंने कर लिया था ये। तो कहने का मतलब ये आपको करना है। देखो नंबर आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, आप रिवीजन करने पे ध्यान दो। आप 4 से 5 बार रिवीजन करो, आपको ऑप्शन देख के याद आने लग जाएगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, बाकी आप जीके के ऊपर में आप चाहते हो 75 में से 75 आ जाए तो वो तो होने से रहा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो जितना आ जाए, और आने का बस एक तोड़ है इसके अंदर में, एक तो आपकी किस्मत और दूसरा है आपका रिवीजन। ठीक है, आपका किस्मत होगा वो तो आप मान के चलो, किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल है अब। तो आपको रिवीजन अगर आप करोगे ना, आपका सवाल आप बहुत फायदा होगा। नोट्स लिखने से कुछ नहीं होगा, आप इसको 5 बार करने का टारगेट रख दो। आज ना वचन ले लो अपने आप से कि मैं इसको 5 बार करूंगा, आपके नंबर आ जाएंगे। इतना भरोसा रखना, कम से कम पढ़ रहे हो तो भरोसा तो रख के ही चलो एक टीचर के ऊपर में, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद में आपका माइंड मैप, अब मैंने बता दिया कि हिस्ट्री के अंदर में सबसे पहले, अब एक और चीज़ करते हैं। हिस्ट्री के अंदर में पढ़ना तो यहीं से आप मान लो कि आप कहीं से, मैं नोट्स दूंगा उससे पढ़ लेना, और वन शॉट्स वगैरह से देख लेना। सब चीज़ों के पॉलिटी में भी वन शॉट है, सबका सब कुछ है, और नोट से ये है। अब चलते हैं थोड़ा, ये आपका पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के लिए करंट को तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन माइंड मैप्स में मैं बताता हूँ कि देखो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब आप कर लोगे, लेकिन माइंड मैप क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स अगर आप कर रहे हो और बायोलॉजी अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि यार इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी यार नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, ऐसे विचार आ रहे हो ना, तो छोड़ना मत। आप विचार क्या करना, आप फिर है ना ये मत करना, पूरा मत करना, आप ये करना, सिर्फ माइंड मैप करना। आप बुक के अंदर में जो 50-50 पेज है ना, वो नहीं करना इकोनॉमिक्स के। आप इसके अंदर में इकोनॉमिक्स के ये पेज है, देखो इकोनॉमिक्स के मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ 5-6 पेज है, ये 5-6 पेज है, सिर्फ इतना कर लेना। क्योंकि ये क्यों कर लेना, क्योंकि सवाल है ना इकोनॉमिक्स आएंगे तो यहीं से बन जाएंगे। मैंने फील किया है, मैंने किया है और मेरे सवाल बने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो इतना कर लोगे ना तो भी आपके बन जाएंगे। आप सिर्फ ये करो, और ये खत्म कैसे होगी, अब ये भी समझ में आना चाहिए ना, तो इसको भी मैं बताऊंगा। तो अब ये क्या हो गया, इसमें देखो मैंने खुद ने कितना अच्छे से कुछ चीज़ें लिखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने ऐड की है पेन से, कहीं आपको शायद दिख रहा होगा, बताऊंगा, फोटो वगैरह डाल दूंगा पास में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये करना है। बायोलॉजी के भी सेम, बायोलॉजी में भी है, इसको भी बायोलॉजी में है ना, ये आपको ना खुद करना है। ये आपको देखो पेन से कुछ शायद दिख रहा हो, तो ये जो लिखा हुआ है ना, तो वो आपको कुल मिला के ये भी मैंने लेक्चर किए थे, तो ये सब बनाया था। तो ये सब है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी भी यहाँ से कर लेनी है, ताकि जल्दी हो जाएगा। इतना माइटोकॉन्ड्रिया को रट रहे हो, बैठ रहे हो, इतना भी मत करना। अगर आपको लगता है कि कर सकते हो फिर तो आप करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार छोड़ देता हूँ, तो छोड़ना मत। छोड़ने से अच्छा माइंड मैप कर लो, कम से कम इजी सवाल आएगा तो बना तो लोगे। एकदम ही छोड़ दोगे तो आपको इजी भी हार्ड ही लगेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये सवाल इजी था। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। सजेशन समझ में आ गया। कुछ भी छोड़ने का मन करे ना तो फिर माइंड मैप कर लो। माइंड मैप कैसे करना है अब मैं थोड़ा ये बताता हूँ। देखो परमार सर की चीज़ें क्या क्या है, मैं थोड़ा इसको तोड़ देता हूँ कि परमार सर के पास में अगर आप कर रहे हो, मैं परमार सर को ही करने वाला हूँ, आगे मैं पूरी बात परमार सर के ऊपर ही करने वाला हूँ। तो परमार सर के ऊपर में चीज़ें क्या क्या है पढ़ने के लिए आपके पास में। देखो परमार सर के पास में एक तो है उनका कोर्स, ठीक है, एक तो है उनका कोर्स, तो एक तो आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोर्स अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर उनके है वन शॉट्स।
वन शॉट्स कर सकते हो। अगर आप वन शॉट्स हो गए, वन शॉट्स के बाद में अगर आप वन शॉट पूरे कर लिए, मान लो आपको सब कुछ कर लिया, तो अब आपको क्विक रिवीजन के लिए उनके पास एक और सीरीज है, वो है एफआरबी सीरीज। एफआरबी सीरीज, एफआरबी में वो क्या करवाते हैं, वो ये माइंड मैप को खोलते हैं और पूरा का पूरा रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का आज स्टार्ट किया, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पेज का माइंड मैप खोलेंगे और फिर उसको वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस माइंड मैप के साथ। तो आपको क्या होगा ना, पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो माइंड मैप वो सेल चैप्टर खोलेंगे और पूरा सेल पढ़ा देंगे, उस पहले पेज के ऊपर ही पूरा सेल चैप्टर पढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, क्विक, क्रिस्प क्विक और नो टाइम पास और फास्ट। 30 मिनट के अंदर में एक लेक्चर हो गया, चैप्टर पूरे ऐसे बहुत फास्ट हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर में पूरी बायोलॉजी खत्म, तो ऐसा ही फील होगा। उसके अंदर 2 दिन के अंदर में इकोनॉमिक्स खत्म, तो ऐसे होगा। तो वह एफआरबी की सीरीज आप कर लीजिए। अगर आप माइंड मैप एफआरबी सीरीज के अंदर में पूरा पढ़ाया हुआ है, समझ गए ना, एक लाइन के अंदर में क्या है, एफआरबी सीरीज इक्वल टू माइंड मैप, तो वो कर लीजिए आप, हो गए। उसके बाद में देखो मैंने क्या बता दिया, सिलेबस बता दिया उनका, वन शॉट्स बता दिया, एक एफआरबी सीरीज बता दी। तो सिलेबस हो गया, वन शॉट्स हो गया, एफआरबी सीरीज होगी। एक और चीज़ है उनके पास में, इनके पास में है, एक है नीटो। तो नीटो में क्या है कि निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, वो एक और सीरीज है नीटो। अब ये नीटो कहाँ काम आता है, ये नीटो इक्वल टू तुक्का, ये मान लो नीटो इक्वल टू थोड़ा तुक्का मतलब आपको फीलिंग, जो आपका इंट्यूशन जो बोलता है ना, वहाँ पे है कि कभी कभी क्या होता है, जीके के अंदर में आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तो नीटो सीरीज में है ना, वो तुक्का मारना सिखाए परमार सर, ठीक है। तुक्का मारना मतलब अगर आप सिलेबस खत्म कर दिए हो ना, तो आपके तुक्के सही लगने स्टार्ट होंगे। पहली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपने सिलेबस खत्म किया है तभी आपके तुक्के की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर आपके जो दिल के भावनाएं होंगी ना, वो ऐसा लगेगा कि यार ये था यार 1628 ही था यार, पढ़ा तो लग रहा है। तो ये जो फीलिंग आती है ना हल्की, तो चांस होते हैं कि आप जो हल्का सा सोच रहे हो ना, उसमें सही सोच लो, सही तुक्का लगा दो। कुछ तो सोच के लगा रहे हो ना, एकदम ही तुक्का 100% तुक्का नहीं लगा है ना। ये आप मान लो कि 50% तुक्का, 50% आपका इंट्यूशन जो पढ़ा है, कभी ऐसा फील आ रहा है, तो ये रिवीजन से आता है। तो जितना रिवीजन करोगे ना, तो आपके तुक्के की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी सही होने की। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि नीटो के अंदर में कुछ चीज़ें होती है नीटो के अंदर में, कि आपको ये बताया कि सवाल के पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि यार ये ना ऑप्शन तो यार यही सही होगा, और वो सही हो जाता है तुक्का लगाने का। अब मैं आपको है ना इसके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ, निट्टो सीरीज में सर पढ़ाते क्या है। तो निट्टो सीरीज में जो पढ़ाते हैं ना, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इस सवाल को आपको पढ़ना है। देखो मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, कितना हो रहा है, 36 मिनट का हो गया है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब सिर्फ मैं छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये सब करना है आपको। ये करोगे तो क्या होगा ना, निट्टो करोगे तो आपके मेंस में बहुत काम आएगा मेंस के अंदर में। क्योंकि फिर जब स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे ना, तो स्टेटमेंट वाले सवालों के अंदर में आपको निट्टो सीरीज बहुत काम आएगी, कि बोलते हैं निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो एलिमिनेट ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको बहुत काम आएगी। अब देखो ये पहला सवाल है, पहला सवाल जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब आपको नहीं भी आता है ना, तो भी आप कर लोगे। देखो अब का मैं इंग्लिश के अंदर में लगाऊँ, हिंदी भी लगा सकता हूँ। उसमें हिंदी में ना तीसरा और चौथा पॉइंट थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो वो देखना, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या है सवाल, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मैं नीटो समझा रहा हूँ, 3 सवाल समझाऊंगा, टाइम लग रहा है, तो आप अगर आपको ये बोर लग रहा है तो आप ना थोड़ा आगे निकाल देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ जानना है तो फिर पेशेंस रखना है। 1 घंटे में सब समझ में आ जाए तो और क्या चाहिए भाई। मेरे को तो नहीं लिखा था कोई वीडियो जो इतना डेप्थ में बता दिया था यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। तो ये देख लो। तो अब आप समझो कि ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये हो गया कि भाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 1932 के अंदर में हुई थी, और उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये बोल रहा है द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 के जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसको लागू करने के लिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कि भाई ये है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, ये डिड नॉट फेवर द गवर्नमेंट वाज नॉट गिवन एनी पावर। अब देखो द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोविंस। अब समझो नीटो टेक्निक के अंदर में ये क्या बताता है। अब देखो ऑप्शन क्या है, 3 और 4, इसमें पूछ रहा है कि भाई इसमें ना कौन सा सही है। 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। अब इसको समझो, देखो जनरली वो ऐसे ट्रिक बताते हैं कि अब देखो कि क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में अगर बोले ना कि ऑप्शन पढ़ो और उसमें देखो कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आपको पढ़ के लग रहा है कि यार ये तो ना बहुत ही एक्सट्रीम कीवर्ड है। एक्सट्रीम कीवर्ड का मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास हाथों में कुछ नहीं है इस चीज को लेके। अब ये गवर्नमेंट के हाथों में कुछ चीज नहीं है,
ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसे टाइप की कुछ चीजें होती है ना, जो बोलता है गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने ना सारे के सारे अधिकार बस इसी को दे दिए, सारे के सारे अधिकार बस इसी को दे दिए। जरूरी है कि सारे इसी को दिए होंगे? तो ऐसी जो चीजें होती है ना, कभी कभी ना बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, एक किनारे की ओर लाइन बोलने लगता है। जैसे चौथा पॉइंट देखो, द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर। एनी पावर मतलब कुछ भी गवर्नमेंट को, गवर्नर को अधिकार नहीं दिए। तो ये आपको लग रहा है कि यार कुछ दिया तो होगा, अगर एक भी दिया होगा तो ये कथन गलत हो जाएगा। कुछ एक भी दिया होगा तो ये सवाल गलत, ये कथन गलत। तो तुक्का मारना हो तो क्या हो ना, आपको फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935। आपको लगता है क्या गवर्नर को कुछ भी अधिकार नहीं दिए गए 1935 के अंदर में? क्या दिए गए क्या नहीं दिए गए आपको नहीं भी पता है ना, तो आप ये तो सोचो, आपको इतनी तो वो कॉमन सेंस होगी ना कि गवर्नर को एक भी अधिकार नहीं दिया गया 1935 के अंदर में, किसके रिलेटेड? ये कुछ टू टेक ओवर है, ये सब है। तो तुक्का मारना हो तो आपको ये फील करना कि यार कुछ तो दिया होगा यार, कुछ भी नहीं दिया ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चौथा पॉइंट आपको लगेगा कि यार नहीं यार चौथा तो गलत है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ना, ये आप गलत करने का ट्राई करोगे कि हाँ ये गलत है यार, एनी पावर ये एक्सट्रीम कीवर्ड है तो ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो आपका निकल गया, पहला निकल गया। तो अब क्या क्या हुआ, 3 और 4। अभी यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर, डिड नॉट फेवर। अब यहाँ पे नॉट आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी है ना ऐसे ऐसे जो कथन होते हैं ना, ऐसे कथन होते हैं ना, वो गलत होने के चांसेस रहते हैं। डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डिड नॉट फेवर, कि ये फेवर नहीं करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। उसके बाद में ये 1935 का तो करता है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो ये कभी कभी होता है नॉट जब बीच में डालता है ना, तो आप थोड़ा सा ना आप अलर्ट हो जाओ कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि यार ये गलत कथन डालने का ट्राई कर रहा है, ये आंसर होने का चांस है ये। तो यहाँ पे क्या है कि ये तीसरा वाला है ना, ये भी गलत है। तो तीसरा जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि तीसरा गलत है, डिड नॉट आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है। तो डिड नॉट, ये 3 वाले ऑप्शन सारे खत्म हो जाएंगे, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा फील करने का ट्राई करो, नीट तो पूरा सीरीज करोगे तो आपको और आइडिया लगेगा तुक्का कैसे मारना है। अब दूसरा वाला मैं एक और सवाल देता हूँ, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DDU-GKY इज नॉट करेक्ट। DDU-GKY ये एक ना कुछ योजना है DDU-GKY, इसके बारे में कौन से कथन है जो सही नहीं है ये बोल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस देखो, यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कि भाई ये एक कौशल जो स्किल्स डेवलप करने का कोई ना कार्यक्रम है DDU-GKY। यह गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए है, गरीब लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। देखना बहुत अच्छे से, इसका आंसर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आप निकाल दोगे। इसका उद्देश्य वेतन रोजगार में नियुक्ति है। चौथा, यह पूरी तरह से सरकारी एजेंसियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण पर निर्भर है। इंग्लिश में पढ़ो, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग, मतलब पूरा का पूरा सिर्फ स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब कि ये बोल रहा है कि DDU-GKY पूरा का पूरा, एंटायरली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, एंटायरली है ना गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर ट्रेनिंग, मतलब स्किल ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी यहाँ पे क्या देखो कि एंटायरली, क्या जरूरी है क्या? हो सकता है कि इसके अंदर में प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया हो सकता है ना। एंटायरली बोल के इसने क्या कर दिया कि इसने 100% ले आ गया बीच में, एंटायरली में पूरा का पूरा गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये आपको लग रहा है ना यार, शायद यार गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट को भी हल्का सा तो दिया होगा, स्किल डेवलप कराना तो सब गवर्नमेंट थोड़ी कर लेगी। हो सकता है किसी को ठेका दिया होगा कि भाई आप स्किल ये प्रोग्राम आप चलाओ, ऐसा हो, तो उन प्राइवेट सेक्टर वालों को भी डाला होगा अंदर में। तो कहने का मतलब पहले वाले में देखो, पहले कथन में ऐसा कुछ भारी वर्ड डाला ही नहीं है, इट इज ए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हो गया, इतना नॉर्मल ही नहीं है, गलत होने के चांस कम रहते हैं। दूसरा, इट इज फॉर रूरल यूथ, फॉर पुअर पब्लिक, पुअर फैमिली, तो अमीर फैमिली के लिए तो ऐसा नहीं होगा ना योजना, पुअर फैमिली के लिए होगा, तो ये जनरलाइज कथन है। तीसरा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, ये भी वही है, एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग सब कुछ है। लेकिन डी जैसे ये लाइन यहाँ इंटायरली बोल के ना कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया, तो यहाँ पे आंसर अगर तुक्का मारना हो तो डी मारो, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि सही होगा हर बार, लेकिन तुक्का मारना है तो फिर कुछ सोच के मारो ना। तो ये है निटो सीरीज, समझ गए ना। लास्ट सवाल पढ़ा रहा हूँ, तीसरा सवाल लास्ट। तो यहाँ पे कोई मेरे पास में तीसरा एक और सवाल लेके आया होगा, ठीक है। ये देखो, भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार ने एक लेके आया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, गांव को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आपका एक प्रोग्राम का नाम है। तो इसके लिए कथन का निकालो। अब देखो, कथन को पढ़ना, आपको स्टेटमेंट पढ़ना, आपको लगेगा कि यार कुछ चीजें है ही नहीं। अब देखो, इसका उद्देश्य चिन्हित गांवों को समग्र विकास करना है। देखो, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जब अगर कोई लेके आया है तो ऑब्वियस चीज है ना, गाँव को विकसित करने के लिए के बारे में कुछ होगा। तो यहाँ तो कुछ हमें इतना उल्टा पुल्टा बोला ही नहीं ना। अगर बोलते हैं ना कोई गाँव को विकसित करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ बोल दिया, बड़ा ये एक्सट्रीम जा रहा है। तो यहाँ दिक्कत होगा, तो कुछ तो ये हमसे कुछ कर रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ तो इसका उद्देश्य चिन्हित गाँवों को समग्र विकास करना है, नॉर्मल लाइन है। तो ये नॉर्मल लाइन हमेशा सही होती है,
ठीक है, आपको नहीं पता है तो भी मैं बोल रहा हूँ तुक्का मारने की ट्रिक इस कार्यक्रम के तहत ये मेंस में बहुत काम आता है। ये नीटो का बता रहा हूँ, परमार सर का, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं चीज़ें पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, ये काम आता है। गलत भी होता है ये नहीं है कि आप हर बार सही होंगे, लेकिन वो है ना, कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा। इस कार्यक्रम के तहत मेले, त्योहार, खेल, प्रतियोगिता आदि वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब ये बहुत कुछ इंक्लूड कर दिया कि ये सब खेल, ये सब आदि का आयोजन किया जाता है, तो सही है। अब ये जनरलाइज है, इसमें कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें बोला ही नहीं है। ऐसा बोलता ना ये 1935 के अंदर आया था, अब यहाँ पे अलर्ट हो जाओ कि यार 1936 होता तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ डाटा हो, कुछ ऐसा हो कि कुछ परसेंटेज लिखा हो, तब तो मैं मानूँ कि भाई गलत भी हो। या तो एकदम नॉर्मल लाइनें बोल दी, तो नॉर्मल लाइनें हमेशा लगभग सही होती है जब तक आपको कुछ इसमें कुछ बड़ा खास अंतर नहीं देता है। तो यहाँ पे बहुत 1 और 2 दोनों सही है, कि दोनों ही है ना कुछ गांव विकास के रिलेटेड ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नीटो सीरीज काम आती है। देखो मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाया, तो आपको क्या होगा, फील होगा कि हाँ यार नीटो करूँगा तो कुछ तो होगा, मैंने इसलिए बताया है। तो ये कितना 44 मिनट का हो गया, ये मैं एग्जाम्पल लेके और डेप्थ में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब समझो कि काम का है आपका। चलो ये हो गया। अब उसके अंदर में निटो हो गया। निटो के बाद में एक उनकी PYQ सीरीज 5.0 अभी जस्ट आई है, वो कर सकते हो, नहीं तो 4.0 भी कर सकते हो। 5.0 के हर लेक्चर को देखने रिकॉर्डेड और फास्ट करना हो ना, तो 4.0 भी कर सकते हो। हर बार कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो नहीं जाता है। 4.0 के भी नोट्स बनाए हुए, नोट्स को लिखना नहीं है, नोट्स आराम से कहीं भी आपसे PDF मिल जाएगी, ठीक है। PDF आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आपको सीधा बस क्या करना है, लेक्चर को देखा और उसके बाद में पढ़ो। तो आपको क्या क्या करना है, सिलेबस हो गया, 1 शॉट्स हो गया, आपका PYQ सीरीज हो गई, निटो हो गया, FRB हो गई, ये 5 चीज़ें कर लेना, आपका सब कुछ हो जाएगा। GK के अंदर में आपका सिलेबस सब याद हो जाएगा, 4-5 बार इसको रिवाइज कर लेना, सब कुछ हो गया GK के अंदर में आपको, ठीक है। करंट के अंदर में आपको नहीं पढ़ना है पहली बार में, तो सिलेबस जब तक खत्म नहीं हो, और पढ़ना भी हो ना तो 1.5 साल का पढ़ लेना। और ये 2 मैंने बुक बताई है, उसमें से कुछ भी एक ले लेना। कुमार गौरव सर की मंथली वाले लेक्चर देखना, हर कोई लेक्चर मत देखना, समझ में आ गया। एक दिन के लेक्चर देखोगे, टाइम पास करोगे, कुछ मतलब नहीं है वो। तो ये सब चीज़ें होगी। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। चलो बुक्स हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टडी वाला चीज़ होगी। 30 पेज आपको रोजाना पढ़ना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, माइंड में बता चुका हूँ, बायोलॉजी बता चुका हूँ। और मेरे नोट्स मैं बीच में और बताता हूँ, मेरे नोट्स अगर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपने बहुत सारी चीज़ें नोट्स में आपको डाल दूंगा। रिवीजन के लिए एक चीज़ समझो, रिवीजन के लिए आप क्या करो कि अगर आपको चाहिए कि आपका रिवीजन के अंदर आपका तुक्का भी सही हो, आपको फील भी आना स्टार्ट हो गया, यही ऑप्शन है। अगर आपको जीके में यही रहता है कि 10-12 तो उत्तर हमें याद आते हैं, 5-6 उत्तर हमें तुक्का मारना पड़ता है, ठीक है। तुक्का मारना पड़ता है मतलब गेस वर्क, लगता अंदाजा होता है कि हाँ ये सही है। तो ये सब आता है रिवीजन से। अब जितना रिवीजन करोगे आपके नंबर उतने ही बढ़ेंगे। चाहे आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा ना, तो आपको फील जरूर आएगा कि यार ये होगा उत्तर, और वो सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका कुल मिला के तुक्के ज़्यादा सही होते हैं अगर आपका रिवीजन अच्छा किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो, और एक चीज़ समझ लो, रिवीजन करने के लिए एक ट्रिक है। तो मैंने जैसे मैथ्स के अंदर में 1-4 रूल बताया था ना, यहाँ पे आप 5-2 रूल लगाओ। 5-2 रूल, 5-2 के अंदर में क्या करो, 5 दिन जो है मंडे से लगाकर फ्राइडे तक, 5 दिन तक सिर्फ आप सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दो, और सैटरडे और संडे को सिलेबस खत्म नहीं, 5 दिन का पढ़ो। सेम टू सेम चीज़ें मॉक्स। 5-2 रूल मैं मॉक में भी बताऊंगा क्या करना है, आपको बताऊंगा, तो वो चीज़ को याद रखना। तो 5-2 रूल मॉक में भी बताऊंगा, और 5-2 रूल मैंने यहाँ पे बताया। और 5-2 रूल पिनेकल के लिए, पूरी जीके के लिए आपको 5-2 रूल अब रट लो। क्या करो, मंडे से फ्राइडे तक आप क्या करो, पहले पूरी चीज़ें पढ़ रहे हो। अब ये मत सोचो कि याद हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब मत सोचो, पढ़ लो, जितना स्पीड से पढ़ लो, जितना स्पीड से। आप 30 पेज पढ़ रहे हो तो 30 दिन से 5 दिन में 150 पेज पढ़ लो। फ्राइडे और सैटरडे को पूरा रिवाइज कर लो, सैटरडे और संडे को पूरा रिवाइज कर लो। ये हो गया 5-2, 5 और 2 वीक का मैं पूरा बता दिया। PYQs अगर आप कर रहे हो तो क्या करो, PYQ की ये जो पिनेकल की बुक है, मान लो कि रोजाना 100 सवाल कर रहे हो, रोजाना किया करो 100 सवाल। पिनेकल के रोजाना 100 सवाल करोगे तो पिनेकल में क्या होगा, 5 दिन में 500 सवाल हो गए। फिर उसके जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होंगे ना, तो याद थोड़ी हो जाएंगे वो सब एक बार में। तो फ्राइडे और सैटरडे और संडे को क्या करो, सैटरडे संडे को वापस से उस पूरे 500 सवालों को कर लो, वापस से 2 दिन रिवीजन के लिए। सेम टू सेम मॉक के लिए, मॉक में क्या होता है कि मैं मॉक में आऊँगा तो 5-2 रूल वापस बताऊंगा, यहाँ बताने से अच्छा नहीं होगा। अब चलते हैं, मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हिस्ट्री का प्रोवाइड करूंगा, स्टैटिक। अब मैं थोड़ा स्टैटिक को थोड़ा डेप्थ में तोड़ देता हूँ। स्टैटिक के अंदर में क्या होता है, स्टैटिक में टॉपिक्स क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक में टॉपिक है वो है डांस का टॉपिक। डांस, फोक डांस में जैसे भरतनाट्यम हो गया, ये जो आपके ये क्लासिकल डांस, फोक डांस फॉर क्लासिकल डांस, ये जो डांसेस होते हैं ना, फिर भरतनाट्यम हो गया आपका, ये जो जितने सब सारे मणिपुरी और ये सब हो गया। तो आपके जितने भी डांस है ना, ये डांस आपको जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। एक तो डांस आता है कि कहाँ से कौन से स्टेट्स हैं, ये तो बेसिक सवाल हो गया, अब आजकल ये भी नहीं आता। उसके अंदर में आता है कि भाई भरतनाट्यम के अंदर में कौन कौन जो डांसर हैं, उन सब डांसर्स के नाम आपको आने चाहिए।
सब कुछ। लेकिन अब आप रटोगे कैसे? डांसर्स के नाम ऐसे तो नहीं रटे जाएंगे ना, एक डांसर के नाम रटने हैं। उसके बाद में वादक, वादक जो होता है ना, वादक, बहुत सारे डांसर के नाम ध्यान रखना। वादक क्या होता है? तबला बजाने वाले, सितूर सबका संतूर बजाने वाले, आपके बांसुरी बजाने वाले, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऐसे टाइप के सवाल आते हैं उसमें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से आपके वादक थे, किस के वादक थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। शहनाई मतलब शहनाई बजाने वाले, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सब आपको रटनी है। तो ये सब चीज़ें आती है पहली चीज़ तो। लेकिन अब कैसे याद करना है वो बताऊंगा, लेकिन और क्या क्या आता है और बताता हूँ। फिर आपके फेस्टिवल्स आ जाते हैं। फेस्टिवल्स जो अलग अलग स्टेट, असम के कौन से फेस्टिवल है, जबकि आपके घूमर हो गए, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। उसके बाद में अगर आप बोलोगे कि आपका भांगड़ा कहाँ का है, जो ये हो गया। उसके बाद में आपके गरबा कहाँ का है, ये तो जो फेमस है इसलिए मैं उनके नाम बोल के बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है वो आप कर सकते हो। इसके लिए फेस्टिवल्स के लिए आपका नवीन सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप कर सकते हो। और नायक बैच है एक प्लेलिस्ट, अलग अलग सीरीज, मतलब पूरा हिस्ट्री और पूरा उसका नवीन सर के, तो नायक सीरीज़ को भी आप देख सकते हो, यूट्यूब में फ्री पड़ी हुई है। मैंने कल ही चेक किया था, तो मैंने क्योंकि नवीन सर का इतना किया नहीं थे लेक्चर, तो मैं चेक किया था कि नवीन सर के और क्या क्या आ चुके हैं, तो देखा था कि प्लेलिस्ट पूरी फ्री डाल दी है उन्होंने। तो वो आप कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम के तो आपकी हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी, सब तो पढ़ा है वहाँ पे, फ्री में पढ़ा है, तो वो कर लो आप। स्टैटिक तो आप पक्का है कि उनका कर लेना, उनमें बहुत सारे लेक्चर और अच्छे अच्छे बनाए हुए सबके ऊपर में। एक तो ये हो गया। उसके बाद में घराना आता है, घराना कि भाई कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से घराने से संबंधित थे। घराना, घराना मतलब जयपुर घराना, वो आपका वाराणसी बनारस घराना, तो घराना होता है एक, ठीक है। घराना एक एरिया के संबंध में, उसके रेस्पेक्ट में, तो घराना आपको आता है। उसके बाद में आजकल है ना भरतनाट्यम में भी और डेप्थ में चला गया, आजकल है ना बहुत डेप्थ में चला गया है कि भरतनाट्यम के भी कुछ शैलियाँ होती है, अलग अलग शैली, ठीक है। तो पूछते हैं कि ये वाली शैली जो है वो कौन से नृत्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल ये आने लगे हैं, आजकल अभी आने लगे हैं ये, क्योंकि अब पुराने सवाल वो सब खत्म हो गए सवाल, तो अभी नए सवाल में क्या शैली घुस गए। तो ये शैली कौन से नृत्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम या फिर ये है। तो कहने का मतलब आपको ये देखना है कि कौन से आपके कथकली है या कौन से आपके शैलियाँ जो पढ़नी है पूरी की पूरी। तो शैली भी पढ़ लेना, घराना पढ़ लेना, नृत्य पढ़ लेना, डांस पढ़ लेना, फेस्टिवल्स पढ़ लेना, आपके फेयर्स हो गए, मेले वगैरह, ये सब पढ़ लिया। अब चलते हैं आपके बुक्स और राइटर्स, जो है ना राइटर कौन है और कौन सा बुक है, ये आता है। एक ये बहुत ज़्यादा आता है, SBI का ऑफिस कहाँ है, नाबार्ड का ऑफिस कहाँ है, आपके सेबी का ऑफिस कहाँ है, उनके मुख्यालय पूछते हैं और चेयरमैन पूछते हैं। आपके वित्त मंत्रालय का चेयरमैन कौन, मतलब ये चेयरमैन कौन है, फर्स्ट चेयरमैन, तो आपका लास्ट चेयरमैन, अभी करंट का चेयरमैन कौन सा है, आपके नाबार्ड का चेयरमैन कौन सा है, ये सब आता है। उसके बाद में चेयरमैन आता है, मुख्यालय आता है, कौन सी जगह पे मुख्यालय है। एक आता है कि वो बना कब, नाबार्ड कब बना, कौन से समिति जो है, तो कौन सी समिति की सुपारिश के ऊपर में नाबार्ड की स्थापना की गई, इस टाइप के जो SEBI की स्थापना कैसे की गई, तो ये सब चीज़ें भी बहुत सारी आती है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो वो सब डे भी आता है। उसके बाद में अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत रत्न कब दिया, भारत रत्न किसको दिया गया, कब दिया गया, ये सब चीज़ें आ जाता है आपका। भारत रत्न के पद्म विभूषण, पद्मश्री, आपके कालिदास सम्मान, तो ये जो सम्मान होता है ना, तो ये सारी चीज़ आपका फेस्टिवल आपके जनवरी के अंदर में ज़्यादातर, करंट के अंदर में पूछता है ये, तो जनवरी में ना अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो जनवरी के आसपास के अवार्ड्स आपको पढ़ लेने हैं सारे के सारे, ठीक है। नोबेल जो पुरस्कार है वो भी आपको देखने हैं, तो ये सब आपको पढ़ लेना है कि इस अर्थशास्त्र में नोबेल इसको किसको दिया गया, ये सब बहुत सारा आता है। तो ये देख लिया आपने। उसके बाद में मैं आपको ये सब प्रोवाइड करूंगा, का मतलब मैंने ये बता रहा हूँ प्रोवाइड करने में, ये सब की जो ट्रिक्स है ना, मेरे नोट्स मैंने सब कुछ पास में लेके बैठा हूँ, ये वाला लेना भूल गया, मेरे भूल गया नहीं, शायद लिखा हुआ है, लो ये है ना ये बुक, ये नहीं ये वाली जो है ना, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ना वो मैंने अपने खुद के ट्रिक के हिसाब से आगे लिखी है यहाँ पे ये। तो और एक ना ये मैं शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूँ, वैसे ये शॉर्ट नोट्स भी है जो मेरे बनाए हुए हैं कि अगर मेरे को लास्ट में सिर्फ हिस्ट्री रिवाइज करनी तो एक पेज पढ़ूंगा, पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, ये भी मैंने बनाया है। हाँ ये बता रहा था मैं, ट्रिक्स ऐसे बनाया था, जैसे कि एक ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे आपको बोल दिया कि सितार, तो सितार के ना कौन से आपके सॉरी सरोद बजाने वाले कौन कौन से, तो ऐसे डायलॉग है, सरोज दारू पीकर कहती है कि मेरी पहचान शहर के जाने माने अमजद खां, मुकेश अंबानी, अकबर, अलाउद्दीन के साथ है, तो ऐसे डायलॉग्स है। तो अब यहाँ पे अमजद अली खां, मुकेश शर्मा, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सब है ना सरोद वाले हैं। तो कैसे कैसे डायलॉग है वो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने लिखा हुआ है, तो डायलॉग से याद होता है। तो डायलॉग अगर आप याद करोगे ना तो आपको ज़्यादा याद होगा। अब जैसे बोला सरोज दारू पीकर कहती है, तो मतलब हो गया सरोज मतलब सरोद, दारू पीकर का मतलब हो गया कि जरीन दारू वाला एक नाम है, तो वो है ना सरोद का है। तो ऐसे डायलॉग्स जो है ना मैंने बहुत ढूंढ के लिखे हैं, खुद से भी बनाए, बहुत सारे खुद से बनाए हुए डायलॉग है और बहुत अच्छे लगने वाले, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये मैं पूरा बनाया आपको दे दूंगा,
करना क्या है इसके लिए, बस सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बाकी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। और बाकी मेरी मैं मैथ्स का बीच में बता देता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना, मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आप मैथ्स को अगर आपको बहुत अच्छे से करना है ना, आप मेरी PYQ सीरीज़ कर लेना। 36 शिफ्ट करवा रहा हूँ मैं, 36 शिफ्ट करवा रहा हूँ। आप 36 शिफ्ट कर लोगे तो मैथ्स के अंदर में आपका बेड़ा पार है, गारंटी है। हाँ, आप मैथ्स के अंदर में मेरे 90 आउट ऑफ 90 आए हैं मेंस के अंदर में। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे को उतना तो पता ही है ना कि मैं कम से कम 3-4 बार तो खोला ही होगा ना PYQ। तो मेरे को सब पता है कहाँ पे डिमांड क्या है SSC की और क्या क्या करते हैं। और मैं कोई मैथ्स भी आज से नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो मैथ्स के अंदर में आई वॉज कि भाई मेरा अच्छा था, आई वॉज गुड इनफ। तो आपको ये देखना है कि मैं मैथ्स अगर मैं बता रहा हूँ ना तो आपको वो कर लगेगा ना तो आपका सब कुछ हो जाएगा। ये मैं मैथ्स में जो भी है उनके लिए बता दिया हूँ बीच में, तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। और आर्टिकल सारे नहीं रटने हैं, पहली चीज़ आर्टिकल सारे नहीं रटने हैं। आर्टिकल में बहुत सारी ट्रिक्स होती है, 89 वगैरह जोड़ोगे तो सेंटर से स्टेट वाले सारे आर्टिकल आ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री का जो आपका आर्टिकल होता है वो प्रधानमंत्री से कैसे आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, ये सब ट्रिक्स 89 वगैरह जोड़ना और ये सब करना, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और सारे नहीं करना है, जब आपको ऐसे पूरा याद होने चाहिए शुरू के, तो ऐसे एकदम याद होने चाहिए। 14 आर्टिकल क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 आपका उपाधियों का या उपाधियों का अंत, ये सब जो चीज़ें ना वो सब आपको याद होने चाहिए। 16 आपका लोक नियोजन के रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप ये समझ लो। तो कहने का मतलब हो गया आपको ये सब याद होने चाहिए। आर्टिकल्स भी मेरे लिखे हुए इंपॉर्टेंट वाले, जैसे 110 हो गया मनी बिल, वीटो पावर 111 हो गया, इस टाइप का 112 बजट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट में 117 हो गया, तो फाइनेंशियल बिल हो गया। उसके बाद में मनी बिल के रिलेटेड सवाल हो रहा था, मनी बिल को कौन सा मतलब मनी बिल जो बिल है ना उसको लोकसभा के अंदर में ही ज़रूरत पड़ती है उसको अप्रूव कराने की, राज्यसभा के पास कोई राइट नहीं है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है ना वो तो आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी बता दिया, लेकिन बात यह है कि मनी बिल जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, जब जितना पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पॉलिटी के अंदर में। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो पॉलिटी के अंदर में मैंने पढ़ लिया था। आर्टिकल्स बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है याद करना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाले सारे लिखे हुए हैं, सब भेज दूंगा, ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट्स वगैरह कर लिया करो, तो कमेंट्स वगैरह में मुझे भी पता चलेगा यार जो आपको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। देखो एक जन और कोई बोलता है कि भाई कि जल्दी ये तो 10 मिनट में बताया जा सकता है। पिछले एक वीडियो में कमेंट आया था कि यार ये तो 10 मिनट में हो जाता था। मैं बोला यार 10 मिनट में कैसे हो जाता, मेरे मैथ्स के अंदर में इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है और 10 मिनट में तो कैसे ही हो जाता। 10 मिनट में तो नहीं होता ना यार, 10 मिनट में कैसे हो जाता। 10 मिनट में तो अगर लोगों ने 1 लाख लोगों ने देखा है तो इसका मतलब 10 मिनट में बताने लायक चीज़ थोड़ी बताया उसमें। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे ना सब पता चल जाता है। और थोड़ा बहुत बीच में अगर 10-15 मिनट अगर डिस्कशन हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 मिनट डिस्कशन से आपको कनेक्ट कर पाते हैं, बोर नहीं लगता वीडियो, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। आगे तो अब आगे चलते हैं मॉक के अंदर में क्या है, एक तो आपको सेलेक्ट, हाँ मॉक को एक चीज़ ध्यान रखो, मॉक में अगर ना आपका कभी कभी ऐसा होगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कर लोगे, फिर भी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपके नंबर फिर भी 10-15 ही आते हैं प्री में। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, पहली बात तो है ना जितने में सीरीज बताया ना, FRB सब कुछ कर लो, सब कुछ PYQs वगैरह सब कुछ करो, करने पे ध्यान दो। और कम से कम याद रखो 4 से 5 बार मैं ये पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, आपके मॉक्स के अंदर में मार्क्स आने लग जाएंगे। और मॉक के अंदर में एक और चीज़ दिक्कत होता है नहीं आने के, आप ना अगर ऐसे स्टूडेंट है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरे मॉक के अंदर में तो मार्क्स ना आने चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तुक्का लगाने से बहुत डरते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सवाल ही 10 करते हैं। तो जब सवाल ही 10 करोगे तो भाई आप सवाल ही 20 नंबर के अटेम्प्ट करो, 25 में से सवाल आपने किए 10, तो मतलब आप अटेम्प्ट किए 20 नंबर के। जब सवाल 20 नंबर के अटेम्प्ट किया 2-3 तो गलत हो जाएंगे, तो आप आएंगे ना 12-13-15 ही नंबर आएंगे, फिर आप क्या ही आ जाएंगे आपके नंबर, आपके 25 के तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो आपके आएंगे कहाँ से। ये समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन गणित समझ में आ रही है ना इसकी। तो कहने का मतलब आप सवाल तो कम से कम 30-40 का अटेम्प्ट करोगे तभी तो कुछ आएंगे, कहाँ से आएंगे नहीं तो आपके नंबर। तो आप एक चीज़ समझ लो, प्री के अंदर में आपको कम से कम 25 में से जो सवाल अटेम्प्ट करना है वो 16 से 17 अटेम्प्ट करना है, और मेंस के अंदर में भी 16 से 17 अटेम्प्ट करना है कम से कम। अब आपको ये कैसे होगा बता रहा हूँ, वो प्री के मैं पहले मॉक में क्या करो, तुक्का भी मारने का ट्राई करो। सिलेबस अगर आपने खत्म कर लिया तो अगर आपने सिलेबस भी खत्म नहीं किया ना, फिर तुक्का मत मारना, क्योंकि फिर आपका टोटल तुक्का 100% तुक्का हो जाएगा। 100% तुक्के गलत होते हैं, फिर आपके माइनस में नंबर भी आ जाएंगे। अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया ना, तो अब आप अपने ऊपर दिल में लाओगे यार थोड़ा बहुत तुक्का भी चल लेता है, ठीक है। गैस करने का ट्राई करो कि यार ये सवाल मैंने हल्का सा पढ़ रखा है, तो थोड़ा मारो, सच बता रहा हूँ, ये तुक्का भी मारना पड़ता है। 16 से 17 सवाल नहीं करोगे तो फिर आपके नंबर आएंगे ही नहीं वहाँ पे। तो इतना नहीं, कम नहीं कर देना है कि फिर आपका कुछ मतलब नहीं, फिर 8-9 करके आओगे तो फिर तो क्या ही होगा नंबर में। तो इससे अच्छा तो तुक्का मार लो, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होना है तो फिर तुक्का मार लो, कम से कम लग जाए। तो कैलकुलेशन गणित भी चलानी है साथ में,
इतना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का 4 में से एक तो लगेगा ना। तो ये असली है, क्योंकि आप ये कब लगता है 4 में से एक तो लगेगा ना। अगर आपने सिलेबस भी खत्म किया तो कुछ तो सोच के लगाओगे ना तुक्का। तो ये आप लगाना है। 17 सवाल 16 सवाल का ट्राई करो। मैं मेंस के अंदर में 23 सवाल करके आया था 25 में से। ऐसा नहीं है कि मुझे 23 आते थे, ये रियल है, 23 नहीं आते थे। लेकिन आप ये मान के चलो कि मुझे सिलेबस मैंने 5 बार कर रखा है, तो इतना भरोसा हो जाता है, मैं अंदाजा हो जाता है कि यार ये वाला तो यार मेरे को नहीं लगता है, ये होगा ही नहीं। कभी होता है कि किसी चीज़ के एक एयरपोर्ट रिलेटेड कुछ थीम का सवाल आया था कि @ 2047 का टारगेट लेके, तो मेरे को ऑप्शन देख के मेरे को इतना मन का कर रहा था कि यार यही उत्तर है, जबकि मैंने कभी उसका सुना नहीं है, लेकिन वो लगा, वो ऑप्शन देख के लगता है। अमृतकाल के अंदर में @ 2047 तक का टारगेट लेके कुछ ऐसा थीम था, तो अमृतकाल, तो मेरे को ऐसा फील आया कि यार यही उत्तर है। तो ऑप्शन देख के मेरे को फील आया, मैंने कर दिया, वो सही था वो। तो कहने का मतलब है, ये आपको फीलिंग आती है जब आप रिवीजन करते हो, बार बार आप सवाल करते हो, PYQ करते हो, तो आपको फीलिंग आने लग जाती है कि यार ये सही है। पर वो कभी कभी फीलिंग सही भी होती है, ज़्यादातर सही हो जाने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी देखो आप, तो करना है, कहने का मतलब सवाल अटेम्प्ट भी करने हैं, तभी नंबर आएंगे। तो ये हो गया। और हाँ, तुक्का लगाने से पहले 2 चीज़ समझ लो। तुक्का एग्जाम में डायरेक्ट मत लगा देना, पहले क्या करो, मॉक्स दो। मॉक के मैंने 10 मॉक के अंदर में आप तुक्का लगाने का ट्राई करो, 10 मॉक के अंदर तुक्का लगाने का ट्राई करो। फिर देखो कि क्या आपने तुक्का लगाने से कुछ चीज़ें सही हुई, क्या नंबर 5-10 नंबर भी इंप्रूव हुए। अगर हुए तब तो अच्छा है, और अगर आपको लगा कि यार नहीं नहीं मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करो, या फिर कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपने सिलेबस भी खत्म नहीं किया है। अगर आपके तुक्के बिल्कुल ही खराब जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप पढ़ने पे ध्यान दो, फिर आप तुक्के पे ध्यान मत दो। तो अपना एनालिसिस करो कि क्या मेरा तुक्का सही बैठ रहा है। इसकी जो कैलकुलेशन है ना, तुक्के की कैलकुलेशन एग्जाम के पहले कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो आप इसको समझ लो। तुक्के के अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है कि क्या मेरा तुक्का सही है, तो एग्जाम से पहले 10 मॉक के अंदर में देखो, अभी ही देख लो, और लगाओ कि यार क्या मेरा जो सोचने का तरीका है, तुक्का लगाने का तरीका है, क्या मैं सही लगा पाता हूँ। ये लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, डेली रिवीजन बता दिया है। हाँ, अब चलते हैं मॉक एनालिसिस। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, कितना 1 घंटे का बन गया है। देखो यार, मेरे को तो नहीं लगता है कि मैंने वेस्ट किया है टाइम। मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, छोटी छोटी चीज़ें भी सब कुछ बता दिया है। मॉक के अंदर में मॉक एनालिसिस के अंदर में कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉक देने के बाद में एनालिसिस नहीं करते हैं, एनालिसिस करते ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं करते, तो उनका तो सिलेक्शन होना नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ लोग करते हैं लेकिन जीके का नहीं करते, क्योंकि जीके में उनको लगता है कि क्या एनालिसिस करूँ इसका, गलत हो गया, अभी याद तो हाथों हाथ होने से रहा। तो अब क्या करो, उनको ये भी लगता है कि यार जीके में मैं सारे का सारा ना, टेक्स्ट बुक में क्या होता है बहुत सारा नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो इतना एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि यार मैं कुछ अलग कॉपी लेके लिखूंगा तो मेरा कितना टाइम चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ। आपको मॉक एनालिसिस करो ना, तो आपको लिखना नहीं है सब कुछ। आप क्या करो, लिखो मत, आप है ना क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में सेव कर लो, टेक्स्ट बुक में सवालों को क्या करो, सेव कर लो। सेव करोगे ना तो सवाल सेव हो जाएंगे। तो अब आप क्या करो, सेव होने के बाद में एक चीज़ याद रखो कि उसको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, या तो सेव कर लो, नहीं तो फिर आप अपने आपको ना एक वादा कर लो, एक लिख दो कि मैं सैटरडे और संडे को क्या करूँगा, जितने भी मैं वीक में 5 मॉक दिया हूँ, जो पिछले 5 मॉक दिया हूँ, या फिर इस वीक में जो मॉक दिया हूँ ना, उन सबको मैं सैटरडे संडे को वापस खोलूँगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। ये अपने आप से अभी जस्ट एक वादा कर दो कि मैं सैटरडे और संडे को मैं सारे मॉक में है ना वापस खोलूंगा और वापस पढ़ूंगा सैटरडे और संडे को, जो मैंने इस वीक के अंदर में दिए हैं सारे। तो इस वादे से क्या होगा, आपको GS GK लिखनी नहीं पड़ेगी, टेक्स्ट बुक के तो नहीं लिखनी पड़ेगी। क्या करो, वापस खोलो, वापस 25 सवालों को पढ़ो, एक्सप्लेनेशन को सैटरडे संडे को पढ़ा। उस समय तो मॉक एनालिसिस के टाइम पढ़ा ही था, सैटरडे संडे वापस पढ़ो। अगले सैटरडे संडे टाइम मिले और लगे कि यार पढ़ लेता हूँ, तो वापस पढ़ो, 2-3 बार वहीं स्क्रीन से पढ़ लो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लिखना वो चीज़ जो आपको लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लिखोगे तो आपको बार बार अकबर आ रहा है, हर बार अकबर का सवाल आ रहा है और एक्सप्लेनेशन आ रहा है, हर बार वही लिख रहे हो अकबर ने यहाँ पे ये युद्ध लड़ा, इतने में लड़ा, तो पानीपत का दूसरा युद्ध वगैरह, ये सब आपको नहीं लिखना है। तो बार बार नहीं लिखना, क्या लिख रहे हो बार बार सेम चीज़ों को, क्योंकि यहाँ सेम चीज़ इस नोट्स में पढ़ा है, सेम चीज़ अलग जगह पढ़ा है, तो इतने जगह से सेम चीज़ नहीं लिखनी है। अगर लिखना भी है तो इस नोट्स के अंदर में फिल करो जो इसमें नहीं है। आप इसको 4 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ना क्या है इसमें। जब आप मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये नया है, ये इसमें नहीं था, तो वो इसमें लिखो, तब आपको ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा, इसमें जगह है बहुत सारा लिखने की। तो ये हो गया। और संडे टू संडे मैंने ये बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मॉक एनालिसिस के लिए मैंने बनाई है मॉक एनालिसिस की एक्सेल सीट। मॉक एनालिसिस के लिए एक्सेल सीट बनाई है, उसका थंबनेल है ना मैं यहाँ लगा दूंगा, और ये जो यहाँ पे मैं कुछ लगाऊंगा ग्राफ्स वगैरह। तो ग्राफ्स वगैरह जो है ना, इतनी अच्छी एक्सेल सीट बनाई है मैंने, पूरी अपनी इंजीनियरिंग का दिमाग जो है ना, मैं कंपनीज में काम कर रखा हूँ, LNT के अंदर में वगैरह वगैरह में। तो जो मेरा बेको एक्सेल वगैरह जितना भी आता है ना, और अच्छा आता है, तो मतलब आप समझ लो कि मेरे खुद के स्टार्टअप रहे हैं, तो
मेरे को आता है सब कुछ। तो मैं इतनी अच्छे से एक्सेल सीट बनाया ना एसएससी के अंदर में, आप ये देखोगे तो आप इंप्रेस हो जाओगे। एवरेज, लास्ट 3 का एवरेज, लास्ट 5 का एवरेज, आपके वेरिएशन ऑफ द मार्क्स, ग्राफ्स, एरर परसेंटेज, आपके सब कुछ, आपके मैथ्स के एवरेज, आपके फिजिक्स के, आपके सॉरी इसका रीजनिंग का एवरेज, इंग्लिश का एवरेज, जीके में नेगेटिव मार्किंग का एवरेज, सब कुछ आपको पता चलेगा उसके अंदर कितने मॉक एनालिसिस किया, कितने का नहीं किया, सिली मिस्टेक क्या रही, एक चीज़ इस मॉक एनालिसिस सीट में मिल जाएगी, एक्सेल सीट में सारे सब्जेक्ट का। एक फिजिकल प्री का मैंने बनाया है, वो आप देख लेना। वो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप में जाना, फाइल सेक्शन में जाना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके लिए बस इतना सा कर लेना, बाकी आपके लिए पूरे फ्री है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फाइल सेक्शन में जाकर आपका कर लेना। ये आपको करना ही है, ये आपको करना ही है। ये मान लीजिए कि मॉक एनालिसिस की सीट है ना, आपको बेस्ट सीट लगेगी जो आपने कभी भी देखी होगी। मैंने नहीं देखी, मैंने बहुत सर्च कर लिया, नहीं देखी ऐसी, ठीक है। तो ये हो गया मैं, और उस सीट को कम से कम 2 से 3 हज़ार जनों ने ले लिया ऑलरेडी। हाँ, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका आता है नीटो का, जो मैंने बताया था ना, नीटो के अंदर में कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, मैं कभी दिख गए तो। एक्सट्रीम कीवर्ड का मतलब क्या है कि अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यार शायद यहाँ से उत्तर हो सकता है। अगर लगे ना कि अगर वर्ड आए एंटायरली, जो मैंने सवाल बताया था उसमें आया था, अगर आए ऑलवेज, ऑल, नन, नो, बोले कि ऑलवेज, ये है ना वहाँ पे इस क्षेत्र में ऑलवेज बारिश होती है। यार ऑलवेज बारिश तो कैसे होगी, रुकता तो होगा। तो इस टाइप से आप ये सोचने का ट्राई करो कि ऑलवेज हो रहा है, कि ऑल द वॉट एवर द पॉइंट्स आर पॉइंट्स हैव बीन गिवन इन दिस स्कीम वाज ओनली एंड ओनली फॉर द पुअर पीपल। यार जरूरी थोड़ी है पुअर पीपल के लिए, थोड़ा तो कुछ तो रखा होगा किसी के लिए। तो ये इतना स्पेसिफिक कर देता ना, तो वहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ एरर है इसका मतलब। तो एक्सट्रीम कीवर्ड पे थोड़ा आप अलर्ट हो जाओ। हर बार सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सही होते हैं। जब आप देखो कि एक्सट्रीम कीवर्ड वाले ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, तो आप देखा करो उस चीज़ को। तो नन हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑल हो गया, एंटायरली हो गया, ये सब चीज़ आप देख लेनी है। उसके बाद में हाँ, एग्जाम के अंदर में सीक्वेंस क्या रखनी है आपको अटेम्प्ट करने की, वो मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जी के है ना थोड़ा कंफ्यूजन करता है कहाँ करें कैसे करें। एक तो आपको रीजनिंग को सबसे पहले करना है, मैथ्स उसका रीजनिंग सबसे पहले करना है, इंग्लिश उसके बाद करना है। उसके बाद में कुछ लोग मैथ्स करते हैं फिर जीके करते हैं, कुछ लोग जीके करते हैं फिर मैथ्स करते हैं। तो आप ये सोचो कि क्या आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लास्ट के 5 मिनट है ना, मैथ्स में अगर सवाल छोड़े हुए भी है तो आप जीके में स्विच कर लो। कभी कभी क्या होता है, मैथ्स में करते जाते और लास्ट के 5 मिनट में हमारा मन नहीं करता है कि यार, हमको लगता है अरे मैथ्स कर लेता हूँ मैं, जीके तो 2 मिनट में कर लूँगा, लेकिन फिर जीके के सवाल भी छूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है तब तो फिर क्या करो, आप मैथ्स को लास्ट में ही रखो। मैथ्स में अगर आप खो जाते हो ना तो लास्ट में ही रखो, फिर जीके पहले कर दो, मतलब तीसरे नंबर पे जीके कर दो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कर लूँगा, लास्ट के 5 मिनट जीके के अंदर में रखता हूँ, बाकी मैं पूरा का पूरा मैथ में दूंगा, तो फिर आप मैथ्स पहले कर सकते हो। तो ये आप रखना है। उसके बाद में मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको मैं चारों चीज़ बता दी, पीवाईक्यू, रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट। बस ये चीज़ रखो। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपने इकोनॉमिक्स छोड़ा है आपका मेंस नहीं निकलेगा, ये मान लो। ये मैं लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी अगर आप ये से छोड़ने का विचार रख रहे हो तो फिर आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि जब इजी सवाल भी आप छोड़ दोगे, फिर इजी सवाल भी वहाँ से उठ गया तो क्या करोगे। तो छोड़ने का तो माइंड सेट रखना ही नहीं है, छोड़ना तो सिर्फ एक करंट है। अगर आपको छोड़ना ही है ना तो करंट छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि करंट का कुछ भरोसा नहीं है। आप मान लो कि लक है तो करंट का कुछ भरोसा नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, छोड़ना है तो करंट छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है। और छोड़ना वो भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हाँ परमार सर है ना, जब भी एग्ज़ाम आएगा ना तो उसके कुछ दिन पहले ना एक करंट का एक क्लास ले लेंगे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे की क्लास ले लेंगे। उसके अंदर में क्या होगा कि जो मेन चीज़ें होती है, स्कीम वगैरह जो मोदी जी की योजनाएं वगैरह है, तो ये सब आपको वो है ना वो पढ़ा देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये करंट आजकल इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो उतना कर लोगे ना तो भी आपका लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। अभी कुछ आया था एक बार कि अभी मैं जब शिफ्ट दिया था तो भारत रत्न वगैरह और ये सब पूछ रहा, मैंने ना ये सब अभी वाला पढ़ के गया था 2008 और 7 और वो सब पूछ रहे, फिर तो क्या, फिर कुछ मतलब नहीं रहा। फिर आप वो हो जाता है, 2025 में 2008 में पूछ रहे हो तो फिर क्या क्या पढ़ के जाएं, तो वो चीज़ हो जाता है। तो आप भरोसा नहीं करो करंट के ऊपर में, टाइम पास नहीं करो करंट देख के। और स्टैटिक के टॉपिक मैंने वैसे बता दी है। हाँ, कैसे कैसे सवाल आते हैं मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ। स्टैटिक के अंदर में, स्पोर्ट्स के अंदर में ज़्यादातर कैसे आता है, कुछ आता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है जो अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर में काम आती है। जैसे मैं क्रिकेट का लेके चलता हूँ, क्रिकेट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे विकेट कीपर, ये वर्ड आएगा एग्जाम में, सवाल आएगा विकेट कीपर ये किस खेल से संबंधित है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अलग अलग के खेल के अंदर में यूज़ होते हैं। उसके बाद में जैसे आपका पिच का डायमेंशन हो गया, सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं, अलग अलग था। ठीक है, मैदान का डायमेंशन हो गया,
कि टेनिस में क्या होता है, कोर्ट की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है उसकी, तो ये सब कुछ आ जाता है। फुटबॉल वगैरह सब कुछ आता है। उसके बाद कंप्यूटर के शॉर्टकट जो होते हैं ना, Alt और F4 दबाओगे तो क्या होगा, ऐसा टाइप के शॉर्टकट्स आते हैं। उसके बाद अवार्ड्स में भारत रत्न, पद्मश्री मैं बता दिया हूँ। ऑफिशियल और उसके हेड ऑफिस ये सब मैं बता दिया हूँ। तो कुल मिलाकर मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक एक चीज़ ख़त्म कर ली है, एक चीज़ से ख़त्म कर ली है। तो मैंने डेप्थ में बता दिया है, सवाल वगैरह को लेके चला हूँ। नीटो भी मैंने पूरा समझा दिया है, क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। मैंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए बता दी है। बस आप ये चीज़ करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लगा है, देखो 1 घंटा तो आप रील में वगैरह में भी खर्च करते ही होंगे, कहीं ना कहीं तो खर्च करते ही होंगे। तो आप इतना मत लिया करो कि वीडियो 1 घंटे का है भाई, ये तो 15 मिनट 20 मिनट में हो जाता। 15 मिनट 20 मिनट में कैसे हो जाता है? इतनी सारी बुक्स है, मैं उठाने में भी 15 मिनट लग जाता। तो वो चीज़ें अगर आप इतना कनेक्ट करके कर रहे हो ना, तो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखो। सिर्फ वैसे इतना कुछ नहीं, सबको बहुत पसंद आया है। 1-2 जने होते हैं ना जो कमेंट होते हैं कि अरे मैं तो 20 मिनट में हो जाता, तो ये ऐसा 20 मिनट में नहीं होता है। 20 मिनट नहीं होता, समझने के लिए आपको पेशेंस चाहिए रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने पूरा रिसर्च करके सब कुछ बता दिया, और मैं आपको सब कुछ दे भी रहा हूँ जो मैं बनाया हूँ नोट्स। बहुत लगा, मैंने जब तैयारी की थी ना, तो मैंने समझ लो कि मैं रोजाना के 30-30 40-40 पेज तो मैं पढ़ने बोल रहा हूँ आपको। मैं सच बता रहा हूँ, और एकदम सच है, मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि मैं रोजाना के 30-30 40-40 पेज मैंने नोट्स में हिस्ट्री में लिखे हैं, लेक्चर देख देख के लिखे हैं, सच में लिखे हैं ये नोट्स। बहुत जल्दी किया मैंने, 1 महीने के अंदर पूरी जीके कंप्लीट किया, पूरी जीके जीएस का सिलेबस खत्म किया है। तो आप इतना मान लीजिए कि मैंने जब इतना किया है ना, तो मैं जब वो सब नोट्स दे ही रहा हूँ ना, तो आप वो वैल्यू आप समझ लेना कि ऐसा नहीं कि सब मिल गया है तो PDF ना गैलरी में पड़ी ही है, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। आप पढ़ लेना, मैंने बहुत रिसर्च करके ये सब कुछ, ये जो है ना ट्रिक्स वगैरह, ये मैंने खुद ने भी बनाई है बहुत सारी, और बहुत सारी कहीं अलग अलग जगह से ट्रिक वगैरह से देखी भी है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप इनका वैल्यू करना, और मैं PDF वगैरह दूंगा, आप इनका वैल्यू करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस ये चीज़ कर लेना। और PYQ मैथ्स के अंदर का तो मैं खास बता रहा हूँ, ये तो GK GS और ये सब तो चलता रहेगा। मैथ्स के अंदर में अगर आपको इतना सा भी डर है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। 3000 जन अभी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है, जबकि अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ 1 महीना नहीं हुआ है। तो ये मान लो, तो आप मान लो कि सब कुछ अच्छा है। तो आपको मैथ्स के अंदर में आप दूसरे सीरीज़ देख लो, सीरीज़ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा आपको लग रहा है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, रिवीजन सब कुछ करो, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 36 शिफ्ट अगर आप करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको सीरीज़ को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को। 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो बना है, लेकिन आई होप कि आपको ये एक सेकेंड आपके लिए वर्दी रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई नो दैट दिस वीडियो वॉज लॉन्ग इनफ, बट द थिंग इज़ कि आपको, मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।